कभी आपने अचानक खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? या फिर रात की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी जागी हो, ये दुनिया आखिर आई कहां से? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ये सवाल उस 14 साल की लड़की सोफी अमुंडसन के भी थे, जिसकी जिंदगी एकदम सामान्य चल रही थी। स्कूल, होमवर्क और एक बिल्कुल आम सी दुनिया। लेकिन एक दिन उसके घर के डाक बक्स में एक चिट्ठी आती है। बस 3 शब्द लिखे होते हैं, तुम कौन हो? और फिर शुरू होती है एक रहस्यमयी यात्रा, एक ऐसी फिलॉसफी की दुनिया में जहां हर सवाल एक दरवाजा है, हर जवाब एक और सवाल की चाबी। सोफीज वर्ल्ड कोई साधारण कहानी नहीं है। ये जीवन, अस्तित्व, ब्रह्मांड और चेतना की परतों को खोलती हुई एक ऐसी किताब है जो विज्ञान, दर्शन और मानवता की आत्मा को एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते हैं, आप खुद से मिलने लगते हैं, अपने अस्तित्व, अपने विचारों और अपने स्व से। ये सिर्फ सोफी की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, हमारी कहानी है, हम सब की उस जिज्ञासा की कहानी जो हम भूल चुके हैं। तो आइए इस अनोखी दुनिया की परतों को खोलते हैं, जहां सवाल ही सबसे बड़ा जवाब है। चैप्टर 1, द गार्डन ऑफ ईडन। एक 14 साल की लड़की, नाम है सोफी अमुंडसन, स्कूल से घर लौट रही थी। उसके मन में बस साधारण से ख्याल चल रहे थे, क्लास, दोस्त जोआना से बातचीत और कुछ अजीब से सवाल। क्या इंसान भी रोबोट की तरह होते हैं? क्या हमारा दिमाग बस एक कंप्यूटर है? लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी बातें अक्सर सबसे मामूली दिनों में चुपचाप दस्तक देती हैं। जब सोफी अपने घर पहुंची, उसका लाल रंग का घर बाग के किनारे, जैसे पूरी दुनिया का आखिरी सिरा वहीं आकर खत्म हो जाता हो। वो रोज की तरह डाक बॉक्स खोलती है, लेकिन आज कुछ अलग था। एक सफेद लिफाफा, बिना टिकट, बिना नाम, सिर्फ उस पर लिखा था सोफी अमुंडसन, और अंदर बस एक छोटा सा कागज, उस पर सिर्फ 3 शब्द, तुम कौन हो? बस यही। और यहीं से शुरू होती है कहानी। सोफी अंदर आती है, बिल्ली को खाना देती है और उस चिट्ठी को घूरती रहती है। मैं कौन हूं? क्या सिर्फ एक नाम होना ही इंसान होने की पहचान है? अगर उसका नाम सोफी ना होकर लीलेमोर होता, तो क्या वो कोई और इंसान होती? वो आईने के सामने जाती है, खुद को देखती है, सवाल करती है, क्या तुम मैं हो या मैं तुम हूं? लेकिन आईना कोई जवाब नहीं देता, केवल उसकी परछाई हर हरकत की नकल करती है, जैसे पूरी जिंदगी सिर्फ एक प्रतिछाया बनकर रह गई हो। सोफी फिर बाहर जाती है, बिल्ली के पीछे भागती है, बगीचे में खड़ी होती है और एक डरावना लेकिन सच्चा ख्याल आता है, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगी। एक ही सांस में उसे 2 विरोधाभासी सच्चाइयां महसूस होती हैं, जीवन का अद्भुत सौंदर्य और मृत्यु की अनिवार्यता। मैं अब हूं, लेकिन एक दिन नहीं रहूंगी। और शायद यही बात इस पल को इतना कीमती बनाती है। तभी एक और चिट्ठी मिलती है। इस बार सवाल है, ये दुनिया आई कहां से? अब उसका दिमाग घूमने लगता है। हम सब कुछ यूं ही तो नहीं है। क्या किसी ने हमें बनाया, या ये सब कुछ बस यूं ही हो गया? सोफी अपने बगीचे के कोने में छुपे एक पुराने झाड़ी के पीछे बनी गुफा में जाकर बैठ जाती है। वही जगह जिसे वो अपना डेन कहती है, एक निजी गुप्त संसार। वहीं बैठकर वो सोचती है, अगर सब कुछ पहले से नहीं था, तो कभी ना कभी कुछ ना होने से कुछ कैसे बना? क्या सचमुच कुछ शून्य से पैदा हो सकता है? या फिर कोई भगवान था जिसने ये सब रचा? लेकिन अगर भगवान ने सब बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? ये सवाल एक भूल भुलैया की तरह है, एक के बाद एक दरवाजा, लेकिन हर दरवाजा एक और रहस्य, फिर एक और खत, लेकिन इस बार सोफी के लिए नहीं। हिल्ड म्यूलर क्नाग, सीओ सोफी अमुंडसन। एक जन्मदिन का कार्ड, लेकिन किसी और लड़की के नाम। अब तक की सारी घटनाएं जुड़ने लगती हैं, सवाल, चिट्ठियां, बिना नाम, बिना ठिकाना, और अब ये अजनबी हिल्डे। सोफी को यकीन है ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस पहेली का जवाब तभी मिलेगा जब वो खुद को खोजेगी। द गार्डन ऑफ ईडन सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये एक दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है कि क्या हम सब भी उस रहस्यमयी बगीचे में हैं जहां हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन हम असल में कुछ भी नहीं जानते। और अब सोफी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। चैप्टर 2, द टॉप हैट। सोफी अब एक अलग ही दुनिया में कदम रख चुकी थी, एक रहस्यमय यात्रा जो उसके मन को झकझोर रही थी। पहले वो सवाल, तुम कौन हो? फिर दूसरा, ये दुनिया आई कहां से? और अब
एक तीसरा लिफाफा उसके हाथ में था। इस बार कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि एक पूरा पाठ, जिसके ऊपर लिखा था कोर्स इन फिलॉसफी, हैंडल विद केयर। वो भागती हुई जाती है अपने गुप्त डैन में, छुप कर बैठ जाती है। बिल्ली साथ में है, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी, और फिर वो पढ़ना शुरू करती है। क्या फिलॉसफी का मतलब सिर्फ किताबों में बंद शब्द हैं? या फिर ये वो सवाल है जिसे हम बचपन में खुद से पूछते थे, लेकिन बड़े होते होते भूल गए? फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों की दुनिया नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के अंदर का वो सवाल है जो उसे इंसान बनाता है। Why are we here? What is the meaning of life? क्या मौत के बाद कुछ है? हमें कैसे जीना चाहिए? ये सब वो सवाल हैं जो हर इंसान को पूछने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं और सो जाते हैं। हम सोचते हैं ये सब चीजें ही जिंदगी है, लेकिन सच्चाई, हम जिंदगी की जड़ों को भूल चुके हैं। हमने सवाल पूछना छोड़ दिया है, हमने आश्चर्य करना छोड़ दिया है। लेकिन एक बच्चा, वो हर चीज को पहली बार देखता है। उसके लिए एक बिल्ली, एक फूल, एक तारा, सब कुछ चमत्कार है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस जादू को खो देते हैं। हम चीजों को सामान्य मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ा अपराध है। अब उस पाठ में एक जबरदस्त रूपक, मेटाफोर आता है, जिससे ये अध्याय अपना नाम पाता है। द टॉप हैट, जादूगर की टोपी। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा सफेद खरगोश जादूगर की टॉप हैट से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ये कोई साधारण खरगोश नहीं, ये खरगोश है हमारी पूरी कायनात। और हम उस खरगोश के रों के बीच छुपे छोटे छोटे कीड़े हैं, जो अपनी जगह पर इतने आराम से बैठे हैं कि ऊपर क्या हो रहा है वो देखना ही नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग, दार्शनिक, बच्चे, कवि, वो उस खरगोश के रोम रोम को चढ़कर ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि जादूगर की आंखों में झांक सकें और पूछ सकें, ये सब कैसे किया तुमने? यही दर्शन शास्त्र है। कभी कभी डरावना, कभी कभी असहज, लेकिन हमेशा जिंदा। और यही बात वो लेखक कहता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओ जो दुनिया को हल्के में लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, जियो और सवाल करो। सोफी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो स्कूल में बैठकर सोचती है, इर्रेगुलर वर्ब्स से ज्यादा जरूरी ये सवाल हैं कि मैं कौन हूं और ये दुनिया आई कहां से। वो अब कार्ड्स खेलना नहीं चाहती, न बैडमिंटन, क्योंकि अब उसकी जिंदगी किसी खेल से ज्यादा गहराई मांगती है। अध्याय का सार, हम सब उस खरगोश के बालों के बीच रह रहे हैं। कुछ तो वहां हमेशा के लिए आराम कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऊपर चढ़ने की हिम्मत करते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं? चैप्टर 3, द मिथ्स। सोफी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब स्कूल में बैठकर टीचरों की बातों को सुनते हुए बस यही सोचती थी कि ये लोग बड़े सवालों की बात क्यों नहीं करते। क्यों नहीं कोई पूछता कि हम हैं कौन, ये दुनिया कहां से आई और इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वो रहस्यमयी दार्शनिक उसे चिट्ठियों के जरिए उस रहस्य की ओर ले जा रहा था, जिसे इंसान शुरू से ही समझने की कोशिश करता आया है। और इस बार का पाठ शुरू होता है द मिथोलॉजिकल वर्ल्ड पिक्चर, मानव इतिहास की पहली आवाज, कहानी थी। सोफी पढ़ती है कि दर्शन शास्त्र से पहले, विज्ञान से पहले, दुनिया को समझने का एक ही जरिया था, मिथक, मिथ्स। कहानियां जो देवताओं की होती थीं, कहानियां जो दुनिया की उत्पत्ति, बारिश, आकाश, जीवन और मृत्यु तक को समझाती थीं। बारिश क्यों होती है? बिजली क्यों चमकती है? खेतों में फसल कैसे आती है? इन सवालों का जवाब था। थॉर ने हथौड़ा चलाया, ऑडिन ने आदेश दिया, देवताओं ने दया की। नॉर्स मिथोलॉजी, स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी की कहानियां आती हैं। थॉर, वो देवता जो अपने घोड़ों या बकरियों से खींचे रथ में आसमान में घूमता है, और जब उसका हथौड़ा गरजता है तो बिजली और बादल फटते हैं। उसके हथौड़े की गूंज ही तो थी थोरडॉन, यानी थॉर की गड़गड़ाहट, जिससे वाइकिंग्स मानते थे कि बारिश होगी, फसलें उगेंगी और जीवन बचेगा। मिडगार्ड, यानी इंसानों की दुनिया, हमेशा खतरे में थी, क्योंकि बाहर उटगार्ड था, राक्षसों, दैत्यों और अराजक शक्तियों का संसार। हर समय ये शक्तियां कोशिश करती थीं कि फ्रेजा, उपजाऊता और प्रेम की देवी, को उठा लें। क्यों? क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो न फसल उगेगी, न बच्चे जन्म लेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। और तभी आता था थॉर, उसका हथौड़ा, उसका साहस, उसका क्रोध, और वो इन राक्षसों से लड़ता।
एक मजेदार पर गहरे अर्थ वाली कहानी सोफी पढ़ती है, थॉर की शादी। जब उसका हथौड़ा चुराया गया और राक्षस कहता है, तुम्हें हथौड़ा चाहिए तो फ्रेजा को मेरी दुल्हन बनाकर भेजो। फिर थॉर ही दुल्हन बनकर जाता है। पत्थर अपनी छाती में बांधकर, चेहरा ढंककर भारी भोजन करता है और फिर मौका पाते ही हथौड़ा उठाकर दुश्मनों को खत्म कर देता है। यह सिर्फ एक हास्य कथा नहीं, ये एक प्रतीक है। जब भी जीवन की शक्तियों को पकड़ने की कोशिश होती है, साहस, चतुराई और संघर्ष ही उन्हें वापस लाने का रास्ता होता है। मिथक सिर्फ कहानी नहीं होते, वो रंग हैं जिनसे इंसान ने दुनिया को रंगा है। सोफी ये समझती है कि प्राचीन लोग मिथकों को सिर्फ सुनते नहीं थे, वो उन्हें जीते थे। त्योहार मनाते थे, अभिनय करते थे, देवताओं की पूजा करते थे ताकि बारिश हो, फसल हो, जीवन बचे। अगर सूखा पड़ जाए तो शायद कोई आदमी थॉर बन जाता, दुल्हन बनकर राक्षसों के राज्य में घुसता। एक रिचुअल ड्रामा यानी धार्मिक नाटक जो प्रकृति को फिर से जगाने की कोशिश होती। और अब आता है वो मोड़ जब दार्शनिकों ने कहा, रुको, क्या बारिश सच में इसलिए होती है क्योंकि थॉर ने हथौड़ा चलाया? क्या देवता वाकई इंसानों जैसे हैं? क्या हम इन्हें जांच नहीं सकते? और यहीं से शुरू होता है दर्शन का युग। ग्रीक दार्शनिक जेनोफनीज कहता है, अगर बैल चित्र बनाते तो उनके देवता बैल जैसे होते। हमने अपने देवताओं को अपनी ही शक्ल में गढ़ा है। फिर ग्रीस में, नगर राज्यों में गुलामी की वजह से कुछ लोगों के पास समय था। वो सोचते थे, सवाल पूछते थे, हम कौन हैं? ये दुनिया क्यों है? प्रकृति कैसे चलती है? द मिथ्स। अध्याय के अंत में सोफी एक कल्पना करती है। अगर उसे कुछ भी न सिखाया गया होता, न स्कूल न विज्ञान, और वो बस अपने बगीचे में बड़ी होती, तो शायद वो भी कोई सुंदर सी कहानी बना लेती। एक राजकुमारी जिसे बर्फ ने कैद कर लिया था, और जब बहादुर राजकुमार आया तो बर्फ पिघली, फूल खिले और जीवन लौट आया। यही तो थे मिथक। अध्याय का सार। जहां विज्ञान नहीं था वहां कल्पना थी, और जहां सवाल थे वहां कहानी थी। मिथक इंसान की पहली कविता थी, पहली कोशिश इस रहस्यमयी दुनिया को समझने की। चैप्टर 4, द नेचुरल फिलोसोफर्स। सोफी का मन अब वो नहीं रहा था जो पहले था। वो अब ऐसे सवालों में डूबी रहती थी जो शायद हर बच्चे ने कभी ना कभी खुद से पूछे होते हैं, लेकिन बड़े होते होते उन सवालों को दबा दिया जाता है। अब उसे तीसरे सफेद लिफाफे में फिर कुछ सवाल मिले। क्या हर चीज एक ही मूल तत्व से बनी है? क्या पानी वाकई शराब में बदल सकता है? मिट्टी और पानी मिलकर एक जिंदा मेंढक कैसे बना सकते हैं? शायद पहली नजर में ये सवाल बचकाने लगे, लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो आपको एहसास होता है यही तो वो बुनियादी प्रश्न हैं जिनसे विज्ञान और दर्शन दोनों की शुरुआत हुई। अब वक्त था वापस जाने का, बहुत पीछे, करीब 2500 साल पहले, प्राचीन ग्रीस में, जहां इंसान पहली बार मिथकों से बाहर निकला और सोचा, क्या यह सच में कोई देवता करता है, या क्या प्रकृति में ही कोई नियम है जिसे हम समझ सकते हैं? नेचुरल फिलोसोफर्स यानी प्राकृतिक दार्शनिक वो पहले लोग थे जिन्होंने कहा, चलो मिथकों को किनारे रखते हैं और खुद से देख समझकर सोचते हैं। पहला नाम आता है थेल्स थेलिस। वो कहता है, हर चीज की शुरुआत पानी है। अब सोचिए, कोई कंप्यूटर, कोई लैब, कोई माइक्रोस्कोप नहीं, बस आंखें, सवाल और पर्यवेक्षण। वो देखता है कि हर जगह जीवन वहीं आता है जहां पानी है, नदी के किनारे, बारिश के बाद, खेतों में हरियाली और मिट्टी से निकलते जीव जंतु। शायद इसीलिए उसने कहा, सब कुछ पानी से आया है और उसी में लौट जाता है। फिर आता है एनाक्सिमेंडर। उसने कहा, ये जो कुछ है ये सब किसी अनंत, द बाउंडलेस से निकला है। यानी न कोई सीमित तत्व, न कोई परिचित चीज, बल्कि कोई बिना आकार का अनंत स्रोत जो सबका मूल है। और फिर एनाक्सिमेनीज वो मानता था कि वायु ही मूल तत्व है। जब ये गाढ़ा होता है तो पानी और धरती बनती है, और जब ये हल्का होता है तो आग। यानी वायु, हवा हर चीज का आधार है, एक तत्व जो बदलकर बाकी सब कुछ बनाता है। इन तीनों विचारकों के पीछे एक संयुक्त खोज थी। क्या कोई एक ऐसी चीज है जिससे ये पूरी दुनिया बनी हो? क्या सारे परिवर्तन, जीवन और मृत्यु बस उस एक चीज के रूपांतरण हैं? लेकिन यहां शुरू होता है दो विचारों का टकराव। एक ओर थे परमेनिडीज, जिन्होंने कहा,
कुछ भी नहीं बदलता। जो है वो हमेशा से था। बदलाव एक भ्रम है। हमारी इंद्रियां धोखा देती हैं। उन्होंने विश्वास किया तर्क पर, रीजन, न कि इंद्रियों पर। दूसरी ओर थे हेराक्लीटस, जो कहते हैं सब कुछ बदल रहा है हर पल। तुम एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते, क्योंकि जब तक तुम दोबारा उतरो सब कुछ बदल चुका होता है। उन्होंने माना इंद्रियों की गवाही को सत्य परिवर्तन में है। सोफी चकरा गई थी। एक कहता है कुछ भी नहीं बदलता, दूसरा कहता है हर चीज बदलती है। और फिर आता है वो जो दोनों के बीच से रास्ता निकालता है, एम्पेडोक्लीजर। उसने कहा दोनों सही हैं, लेकिन अधूरे। उसके मुताबिक दुनिया 4 मूल तत्वों से बनी है। धरती, पानी, आग, हवा, ये चारों कभी मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं, और हर बार नई चीज बनती है। जैसे कोई केक मैदा, अंडा, दूध और चीनी मिलाकर बनता है। जैसे एक पेंटर लाल, नीला, पीला और काला मिलाकर हजारों रंग बना सकता है। बदलता कुछ नहीं, बस मिश्रण बदलता है। अध्याय का सार। दुनिया एक जादू नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो नियमों से चलता है। पहला कदम था सोचो, देखो, समझो, बिना कहानी बनाए सच को खुद खोजो। सोफी अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रही। वो अब उस यात्रा पर है जहां हर सवाल एक दर्पण की तरह उसके अंदर झांकता है। चैप्टर 5, डेमोक्रिटस। सोफी अब दुनिया को पुरानी आंखों से नहीं देख रही थी। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, बल्कि हर चीज में छुपे जवाब को महसूस कर रही थी। हर पत्थर, हर फूल, हर परछाई में उसे दिखने लगा था वो रहस्य, जिसे शायद डेमोक्रिटस जैसे दार्शनिक हजारों साल पहले समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या हर चीज को हम अंत तक बांट सकते हैं? सोचिए, आप एक पत्थर को तोड़ते हैं, फिर और छोटे टुकड़े करते हैं, और करते जाते हैं। क्या एक ऐसा पल आएगा जब कुछ और बांटना नामुमकिन होगा? डेमोक्रिटस ने कहा, हाँ, ऐसा होगा। और उस अंतिम टुकड़े को कहते हैं परमाणु, एटम, यानी ऐसा कण जिसे और बांटा ही नहीं जा सकता। डेमोक्रिटस ग्रीस का एक दार्शनिक, जिसने ये दावा तब किया जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई लैब नहीं थी, और फिर भी उसने दुनिया को तोड़कर देखा और पाया कि सब कुछ अंशों, पार्टिकल्स से बना है। धरती, आग, जल, हवा, सब कुछ, यहां तक कि आत्मा भी। और उसका मानना था हर चीज की गति, टकराव और दिशा यही तय करता है कि वो क्या है। जैसे अगर परमाणु गोल गोल हैं तो वो तरल बन सकते हैं, अगर नुकीले हैं तो शायद वो ठोस बन जाए। अब सोचिए एक बहुत ही रोमांचक बात। डेमोक्रिटस कहता है कि सब कुछ आवश्यकता, नेसेसिटी से होता है, यानी हर चीज का एक कारण होता है। कोई देवता नहीं, कोई चमत्कार नहीं। जो कुछ भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो होना तय था। ये सोच बहुत क्रांतिकारी थी, क्योंकि जहां बाकी लोग मानते थे कि ईश्वर हर चीज को चला रहा है, डेमोक्रिटस ने कहा नियम है, टकराव है, गति है, और यही ब्रह्मांड का सच है। वो कहता है हमारी आत्मा भी परमाणुओं से बनी है, और जब हम मरते हैं वो परमाणु बिखर जाते हैं, जैसे शरीर मिट्टी में घुल जाता है। यानी मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक रूपांतरण है। और अब सोचिए जीवन पर इसका असर। अगर सब कुछ कणों से बना है, अगर आत्मा, शरीर, प्रेम, दुख, संगीत, ये सब कुछ आणविक घटनाएं हैं, तो क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है? या फिर हम भी एक विशाल ब्रह्मांडीय मशीन का हिस्सा हैं, जहां हर भाव, हर निर्णय, हर विचार भी सिर्फ परमाणुओं की गति है? सोफी चुपचाप बैठी, सोचती रही। क्या उसकी मुस्कान भी परमाणु है? क्या किसी के चले जाने का दर्द भी एक टकराव है? क्या प्रेम भी एक केमिकल प्रतिक्रिया है? डेमोक्रिटस ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर आज का विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और क्वांटम फिजिक्स खड़ी है। और फिर भी वो एक दार्शनिक था जो सिर्फ सोचकर, महसूस करके, समझकर सच तक पहुंचना चाहता था। अध्याय का सार। हर चीज, हर जीवन, हर भावना सबसे छोटे कणों से बनी है, और शायद हम सब एक ही पदार्थ के अलग अलग रूप हैं, एक ब्रह्मांडीय नृत्य के हिस्से। अब सोफी के सामने सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, बल्कि पूरे अस्तित्व का ढांचा था, जो सवाल नहीं मांगता बल्कि ध्यान, जिज्ञासा और संवेदनशीलता चाहता है। चैप्टर 6, फेट। सोफी अब ऐसी दुनिया में चल रही थी जहां हर कदम एक सवाल था, और हर सवाल उसके अपने जीवन को आईने की तरह दिखाता था। अब उसके हाथ में एक और सफेद लिफाफा था, उस पर फिर वही रहस्यमयी नाम, और अंदर वही पुरानी तरह के अक्षर।
क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है? फेट, किस्मत, वो शब्द जिसे हम हर रोज सुनते हैं। कभी हारने पर कहते हैं किस्मत ही खराब थी, कभी जीत कर सोचते हैं शायद लिखा ही यही था। लेकिन क्या वाकई, क्या हमारी जिंदगी पहले से किसी किताब में दर्ज है, या ये सब सिर्फ एक भ्रम है जो हमें नियंत्रण का आराम देता है? प्राचीन समय में इंसान को दुनिया का रहस्य नहीं समझ आता था, तो उसने कहा देवताओं ने सब तय किया है। चांद निकलेगा, बारिश होगी, तूफान आएगा, या कोई मर जाएगा, कोई जन्म लेगा। ये सब भाग्य का खेल था। ग्रीक ट्रेजेडीज में यही सोच भरी होती थी। दर्शक पहले से जानते थे कि नायक मरेगा, लेकिन फिर भी वो नाटक देखते थे क्योंकि प्रक्रिया जरूरी थी, संघर्ष देखने लायक था। ओरेकल ऑफ डेल्फाई, एक ऐसा स्थान जहां लोग भविष्य जानने जाते थे। वहां की पुजारिनी जो ट्रांस में जाती थी और देवताओं का संदेश देती थी। लोग पूछते थे क्या युद्ध जीतेंगे, क्या शादी टिकेगी, क्या मेरा बच्चा राजा बनेगा? और जवाब मिलता था धुंधले संकेतों में, क्योंकि किस्मत कभी सीधी बात नहीं करती, वो संकेतों में खेलती है। सबसे प्रसिद्ध कहानी थी राजा क्रॉसस, किंग क्रूसस की। वो एक शक्तिशाली राजा था। उसने डेल्फी के ओरेकल से पूछा अगर मैं फारस पर हमला करूं क्या मैं विजयी रहूंगा? उत्तर मिला यदि तुम फारस पर चढ़ाई करोगे तो एक महान साम्राज्य नष्ट होगा। राजा खुश हुआ, उसे लगा वो जीत जाएगा। लेकिन युद्ध हुआ और नष्ट हुआ उसका खुद का साम्राज्य। किस्मत ने अपना खेल खेला, लेकिन भाषा उसकी पहेली थी। अब आते हैं दार्शनिकों की सोच पर। कुछ मानते थे हर चीज पहले से तय है, तुम कुछ भी कर लो, जो होना है वो होगा। लेकिन कुछ कहते थे अगर तुम्हारी हर हरकत पहले से तय है तो तुम्हारा चुनाव कहाँ गया? अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो नैतिकता कैसी? अपराध और पुण्य में फर्क क्या? ये सवाल सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, जिम्मेदारी और आत्मा की स्वतंत्रता का सवाल था। अगर कोई आदमी चोरी करता है और कहता है ये मेरी किस्मत में था, तो क्या वो दोषी नहीं? या फिर अगर कोई आदमी किसी की जान बचाता है, तो क्या वो सिर्फ भाग्य का एक माध्यम था? लेकिन शायद सच दोनों के बीच है। शायद कुछ घटनाएं तय हैं, जैसे मौसम, ग्रहों की गति, जन्म और मृत्यु। लेकिन उनके बीच की चुनौतियां, निर्णय और भावनाएं हमारे अपने हैं। जैसे किसी कहानी की शुरुआत और अंत तय हो, लेकिन बीच की पंक्तियां हम खुद लिखते हैं। और सोफी अब महसूस कर रही थी अगर मेरी जिंदगी पूरी तरह तय है तो मैं कौन हूं? और अगर मैं पूरी तरह आजाद हूं तो ये दुनिया इतनी व्यवस्थित कैसे है? वो पहली बार समझ रही थी कि किस्मत सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि मनुष्यता की सबसे गहरी चिंता है। अध्याय का सार। कभी कभी इंसान भाग्य के भरोसे चलता है और कभी सोचता है कि भाग्य भी उसके हाथ की लकीरों में है। लेकिन शायद दोनों सच हैं और दोनों अधूरे। सोफी अब सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो उस दार्शनिक बनती जा रही थी जो हर सवाल को जीता है, हर उत्तर को महसूस करता है। चैप्टर 7, सोक्रेटिस। एथेंस की सड़कों पर एक साधारण सा आदमी चलता है। उसके कपड़े मैले हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं और आंखों में एक अजीब चमक। वो न राजा है, न पुजारी, न कोई योद्धा, लेकिन फिर भी उसकी बातों ने सम्राटों को झुका दिया और उसकी सोच ने आने वाली सदियों को जगा दिया। उसका नाम था सुकरात। सुकरात का तरीका बड़ा सीधा था। वो सवाल पूछता था। वो बाजार में, मंदिर के बाहर या किसी कोने में खड़ा होकर लोगों से पूछता, तुम्हें क्या लगता है? न्याय क्या है? सच क्या होता है? अच्छाई क्या होती है? लोग जवाब देते। वो फिर पूछता, क्या तुम पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकते हो कि यही सच है? क्या तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने हैं या बस सुने सुनाए? धीरे धीरे सामने वाला खुद उलझ जाता और सुकरात मुस्कुराता हुआ कहता, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात का मानना था कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो अंदर से जागता है। मैं कुछ सिखाता नहीं हूं, मैं तो बस तुम्हारे भीतर सोई चेतना को जगा देता हूं। वो अपने सवालों से लोगों के विचारों को हिला देता था। वो ये नहीं मानता था कि ज्ञान किताबों में बंद है, बल्कि हर इंसान के अंदर है, बस उसे सही सवालों से बाहर लाना होता है। यह तरीका कहलाया सोक्रेटिक मेथड। कोई दावा करता है, मैं जानता हूं कि क्या न्याय है। सुकरात सवाल करता है, वो इंसान अपने जवाबों में उलझता है और अंत में कहता है, शायद मैं नहीं जानता। यही सुकरात की जीत थी, जिज्ञासा की जीत।
पर समाज उसे पसंद नहीं करता था। एक आदमी जो हर बात पर सवाल उठाए, जो युवाओं को सिखाए कि हर चीज को चुनौती दो, जो देवताओं तक पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। ऐसे आदमी को एथेंस की सत्ता ने खतरनाक कहा। उसे अदालत में लाया गया। आरोप थे युवाओं को गुमराह करना, देवताओं का अपमान करना और समाज में अस्थिरता फैलाना। अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो माफी मांगे और बचे, या जहर पीकर मर जाए। लेकिन सुकरात ने कहा, अगर मैंने सच बोला है तो माफी क्यों मांगूं? और अगर मैंने झूठ बोला होता तो मैं सुकरात नहीं होता। वो जहर का प्याला पी गया, शांति से, बिना किसी डर के। मृत्यु एक नींद है, या आत्मा की यात्रा एक और जगह के लिए। उसने सिखाया कि एक सच्चा दार्शनिक मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि शरीर मरता है पर सत्य और आत्मा जीवित रहती हैं। सुकरात खुद कोई किताब नहीं छोड़ गया। उसके शिष्य प्लेटो ने उसके विचारों को संभाला। लेकिन आज भी जब कोई बच्चा दुनिया से पहला सवाल करता है, क्यों, वो कहीं ना कहीं सुकरात की आत्मा को जिंदा रखता है। अध्याय का सार। ज्ञान का मतलब जवाब जानना नहीं, बल्कि यह जानना है कि तुम कितना नहीं जानते। एक सच्चा विचारक वो है जो हर सच पर शक कर सके ताकि वो सच्चे सच तक पहुंचे। सोफी अब समझने लगी थी, दार्शनिक होना किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि जिंदगी को प्रश्नों से जिंदा करना है। और सुकरात वो पहला जादूगर था जिसने विचारों की चिंगारी से लोगों के मन जलाए, बिना तलवार, बिना सत्ता, सिर्फ सवालों की आग से। चैप्टर 8, द फिलोसोफर्स ऑफ एथेंस। सोफी अब तक बहुत कुछ देख चुकी थी। डेमोक्राइटस के परमाणु, मिथकों की दुनिया और सुकरात की तर्क से भरी आंखें। लेकिन अब वो उस शहर में प्रवेश करने वाली थी जिसे दर्शन शास्त्र की जन्मभूमि कहा जाता है, एथेंस। एथेंस 2500 साल पुराना एक विचारों का महासागर। एथेंस सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतना थी। यहाँ लोकतंत्र पहली बार सांस ले रहा था। यहाँ कला, राजनीति, युद्ध और प्रेम सब कुछ चर्चा के केंद्र में था। और इन सब के बीच एक छोटा सा वर्ग था जिनके पास न तलवारें थीं, न सेना, बस शब्द थे। और वो शब्द इतना तेजी से कटते थे कि सम्राट भी डोल जाते थे। ये वर्ग था दार्शनिकों, फिलोसोफर्स का। सुकरात, जो सड़कों पर घूमकर लोगों से सवाल करता था, उसका जीवन भले ही समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी चिंगारी बुझी नहीं थी। उसकी विरासत उठाई उसके शिष्य ने, एक ऐसे इंसान ने जो गहराई से सोचता था, लिखता था और ज्ञान को एक सिस्टम में बदलता था। उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात की शिक्षाओं को शब्दों में ढाला। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, वो दार्शनिकों को गुफाओं से निकालकर राजनीति, शिक्षा और समाज तक ले आया। उसने कहा, अगर दुनिया को बदलना है तो शासकों को दार्शनिक होना चाहिए, या फिर दार्शनिकों को शासन करना चाहिए। और प्लेटो ने एक स्कूल की स्थापना की, द एकेडमी, जिसे दुनिया की पहली विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वहीं से निकला अगला प्रकाश, अरस्तु, एरिस्टोटल, प्लेटो का शिष्य। प्लेटो ने कहा था, सच वह नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वह जो आत्मा से महसूस हो। लेकिन अरस्तु ने जवाब दिया, जो दिखता है, जो छूटा जा सकता है, मापा जा सकता है, वही सत्य है। यहां से दर्शन दो धाराओं में बंटता है। एक जो कहता है आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए, प्लेटो, और दूसरा जो कहता है प्रकृति को समझो, तर्क लगाओ, अनुभव से सीखो, एरिस्टोटल। और एथेंस का जादू यही था। यहां बहस होती थी, टकराव होता था, लेकिन सच की तलाश नहीं रुकती थी। हर गली में कोई तर्क करता था, हर कोने में कोई अपनी सोच बुनता था। यह वो समय था जब विचार एक हथियार था, और हर आदमी अगर वो सोचता था तो वह सत्ता से भी बड़ा था। ये एथेंस की ही देन थी कि न्याय की परिभाषा बदली, शिक्षा का ढांचा बना, लोकतंत्र को आधार मिला, और इंसान ने खुद से पूछना शुरू किया, मैं क्यों हूं, मैं कैसे जीऊं। अध्याय का सार। एथेंस ने दुनिया को सिखाया कि विचार सबसे बड़ा युद्ध है और सवाल पूछना सबसे सच्चा धर्म। सोफी अब केवल दर्शन नहीं पढ़ रही थी, वो उन गलियों में चल रही थी जहां एक एक पत्थर के नीचे इतिहास सांस ले रहा था, जहां सुकरात की चुप्पी, प्लेटो के संवाद और अरस्तु की विवेचना एक अदृश्य शक्ति की तरह हवाओं में गूंज रही थी। चैप्टर 8, प्लेटो। सोफी अब जान चुकी थी, सुकरात कोई किताब नहीं था, वह एक जीवंत चेतना था।
लेकिन अब वो उस शिष्य से मिलने जा रही थी जिसने अपने गुरु के विचारों को केवल दोहराया नहीं, बल्कि उन्हें एक दार्शनिक वास्तु की शक्ल दी। उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो प्लेटो ने देखा कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी भ्रम में जी रहा है। हम सोचते हैं कि जो देख रहे हैं वही सच्चाई है, लेकिन प्लेटो ने कहा, नहीं, हम सब एक गुफा में बैठे हैं और जो हम देख रहे हैं वो असली नहीं, बस छाया है। द एलेगोरी ऑफ द केव। गुफा की उपमा कल्पना करो। कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में पैदा हुए हैं। उनकी गर्दनें रस्सियों से बंधी हैं। वे केवल सामने की दीवार देख सकते हैं। पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने जब बाहर की दुनिया से लोग कुछ लेकर गुजरते हैं तो दीवार पर उनकी परछाइयां पड़ती हैं। इन कैदियों के लिए वही परछाइयां सच हैं, वही दुनिया है। लेकिन अब सोचो, अगर उनमें से एक कैदी किसी तरह आजाद हो जाए और गुफा के बाहर की असली दुनिया में पहुंचे तो क्या होगा? वो पहले अंधेरे से डर जाएगा, फिर रोशनी से चौंकेगा और धीरे धीरे वो देखेगा सूरज, असली प्रकाश। अब वो जान जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ भ्रम में बीती थी, और अगर वो दोबारा गुफा में लौटे और बाकी कैदियों को सच्चाई बताए तो शायद वे उसका मजाक उड़ाएं, उसे पागल कहें या मार भी डालें। प्लेटो कहता है, हमारी दुनिया जो हम इंद्रियों से देखते, सुनते, छूते हैं, वो गुफा की दीवार है। असलियत एक और दुनिया है, विचारों की दुनिया, सच्चाई की दुनिया। अब प्लेटो का दर्शन सामने आता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज, विचारों का सिद्धांत। जब हम घोड़ा देखते हैं, वो घोड़ा अलग अलग हो सकता है, काला, सफेद, बड़ा, छोटा, लेकिन हमारे दिमाग में एक आदर्श छवि होती है, घोड़ेपन की। प्लेटो कहता है, हर वस्तु का एक आइडिया होता है, एक आदर्श रूप जो असली होता है। हमारी दुनिया की हर चीज, कुर्सी, प्यार, न्याय, सुंदरता, इनका एक शुद्ध परिपूर्ण रूप किसी और दुनिया में है। हम जो देखते हैं वो बस उसकी एक अधूरी परछाई है। प्लेटो के लिए ज्ञान, सच्चाई और प्रेम सिर्फ शारीरिक अनुभव नहीं थे, वो आत्मा की उड़ान थे। सीखना कोई नई चीज जानना नहीं है, बल्कि याद करना है, क्योंकि आत्मा पहले से सब जानती है। वो विचारों की दुनिया से आई है, और प्लेटो का प्रेम भी भौतिक नहीं था। सच्चा प्रेम वह है जो हमें भौतिक सुंदरता से उठाकर आत्मिक सुंदरता की ओर ले जाए। दर्शन और राजनीति। प्लेटो ने कहा, दुनिया तभी बदलेगी जब राजा दार्शनिक बनेंगे या दार्शनिक राज करेंगे। उसे लगा कि राजनीति तभी सही दिशा ले सकती है जब शासक सत्य, न्याय और आत्मा की गहराई से जुड़ा हो। अध्याय का सार। हम जो देखते हैं वो सच नहीं है, और जो सच है वो हमें आंखों से नहीं, आत्मा से दिखता है। ज्ञान कोई सूचना नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। अब सोफी को लग रहा था कि वो खुद भी गुफा से बाहर आ रही है। धीरे धीरे वो परछाइयों से असली प्रकाश की ओर बढ़ रही है। चैप्टर 9, द पोस्ट बॉक्स। सोफी अब तक दर्शन को एक यात्रा की तरह देख रही थी। हर अध्याय एक खिड़की थी, हर विचार एक रोशनी। लेकिन अब ये रोशनी थोड़ी धुंधली हो गई थी, क्योंकि अब बातें सिर्फ विचारों की नहीं थीं, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। बात वहां से शुरू होती है, डाक बॉक्स, पोस्ट बॉक्स से। हर रोज एक सफेद लिफाफा आता था, एक नया अध्याय, एक नया दर्शन, एक नया सवाल। लेकिन आज वो सोचती है, ये खत भेज कौन रहा है? वो अपने घर के सामने खड़ी होती है, डाकिया आता है, लेकिन वो लिफाफा उसके पास नहीं होता। फिर वो सोचती है, कहीं ये खत कोई और ला रहा है? क्या ये सच में डाक से आ रहे हैं? अब उसे अपने ही घर के बगीचे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है, और तब वो एक नई योजना बनाती है। वो झाड़ी के पीछे छिप जाती है और डाक बॉक्स पर निगाहें जमाकर बैठ जाती है, जैसे कोई जासूस जो सच्चाई की सबसे छोटी हलचल पर भी नजर रखना चाहता हो। फिर अचानक एक परछाई दिखाई देती है। कोई आदमी धीरे से आता है और एक लिफाफा डाक बॉक्स में डालकर चला जाता है। सोफी भाग कर जाती है, लिफाफा निकालती है और देखती है, ये उसी हस्तलिपि में है, वही लेख, वही सफेदी। लेकिन इस बार एक बात और जोड़ जाती है, हिल्डे म्यूलर क्नाग, सीओ सोफी आमुंडसन। अब बात सिर्फ दर्शन की नहीं रही, अब किसी और लड़की का नाम भी बीच में आ गया है, हिल्डे। कौन है ये लड़की? क्यों उसे केयर ऑफ सोफी के जरिए चिट्ठियां भेजी जा रही हैं? क्या सोफी सिर्फ एक माध्यम है? क्या कोई और उसके जरिए खुद से बात कर रहा है?
ये सब अब एक दर्शन की किताब नहीं लगता, ये एक राज बन चुका है। एक ऐसा राज जो दो दुनियाओं के बीच का पुल है, जहां एक ओर दर्शन की गहराई है और दूसरी ओर किसी अदृश्य लेखक का इरादा। अब सवाल बदल चुके हैं। क्या ये सब सोफी के साथ सचमुच हो रहा है, या क्या वह किसी कहानी का हिस्सा बन चुकी है? क्या हिल्डे सच में है, और अगर है तो क्या सोफी खुद कोई पात्र है? अध्याय का सार। कभी कभी सवाल सिर्फ दर्शन के नहीं होते, वो हमारे अस्तित्व के केंद्र को छूते हैं। जब कोई और हमारी जिंदगी लिख रहा हो तो क्या हम खुद को समझ सकते हैं? अब सोफी की सोच सिर्फ ज्ञान पाने की नहीं रही, अब वो खुद को तलाश रही थी। उसका घर अब स्कूल नहीं रहा, बल्कि एक रहस्य का मंच बन चुका था। चैप्टर 10, द मेजर्स कैबिन। सोफी अब केवल दर्शन की छात्रा नहीं रह गई थी, अब वह एक कहानी का पात्र बनती जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसका लेखक कोई और था, और शायद उसकी जिंदगी भी। अब वो अपने एक दोस्त जोरून के साथ एक पुरानी, सुनसान और पेड़ों से ढकी पगडंडी पर जा रही थी। वो किसी रहस्य का पीछा कर रही थी, और उस रहस्य की दिशा थी द मेजर का केबिन। एक पुराना केबिन, जंगल के भीतर छुपा हुआ, जहां वो जवाब नहीं बल्कि शायद अपने होने का कारण खोजने जा रही थी। जैसे ही वे केबिन के पास पहुंची, वहां की खामोशी भारी लगने लगी। दरवाजा धीरे से खोला और सामने था पुरानी फाइलें, किताबें जो किसी सैनिक की याद दिलाती थीं, और एक जगह पर रखा था फिलॉसफी से भरा एक ब्रीफकेस। ब्रीफकेस खोला और अंदर जो मिला वो था एक झटका। खत और किताब के पन्ने जिनमें लिखा था, सोफी ओपन द कैबिन डोर स्लोली। सोफी सिहर उठी। ये तो उसका ही वर्तमान था, उसी पल का वर्णन। जैसे वो जो कर रही थी वहीं पहले से लिखा जा चुका था। यहीं उसे पहली बार एहसास हुआ, वो शायद अपनी ही कहानी में एक किरदार है। वो जो महसूस कर रही थी, वो जो देख रही थी, वो जो सोच रही थी, सब कुछ किसी और ने पहले ही लिख दिया है। और अब जो सबसे चौंकाने वाला नाम दोबारा उभरा, हिल्डे म्यूलर क्नाग, वही लड़की जिसके नाम पर इतने दिनों से खत आ रहे थे। धीरे धीरे पूरा सच जुड़ने लगा। कोई मेजर है, एक आदमी जो शायद किसी युद्ध में गया है, और वो अपनी बेटी हिल्डे के लिए एक दर्शन की दुनिया रच रहा है। एक काल्पनिक लड़की सोफी, एक काल्पनिक शहर, माँ, दोस्त, स्कूल, सब कुछ कहानी का हिस्सा था, लेकिन फिर भी वो सब महसूस होता था। सवाल अब बहुत बड़ा हो गया था, क्या मैं असली हूं? अगर कोई मेरी हर हरकत पहले से लिख रहा है तो मेरा अपना होना कहां गया? सोफी अब सिर्फ दर्शन नहीं समझ रही थी, अब वो अपने अस्तित्व की तलाश में थी। इस अध्याय में दर्शन की वो सबसे गंभीर शाखा सामने आती है, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। क्या हम जो सोचते हैं वो वास्तव में हमारा है, या कोई और हमसे ये सब सोचवा रहा है? ठीक वैसे ही जैसे लेखक किरदार के मन में भावनाएं डालता है। अध्याय का सार। हम कौन हैं, शरीर या विचार? और अगर हम किसी और के लिखे हुए पात्र हैं तो क्या हमें इसका एहसास हो सकता है? और अगर हो जाए तो क्या हम कहानी से बाहर निकल सकते हैं? सोफी अब एक पाठक नहीं रही, अब वह एक विद्रोही पात्र थी जो खुद को किताब से आजाद करना चाहती थी। चैप्टर 11, एरिस्टोटल। सोफी अब तक प्लेटो की गुफा से गुजर चुकी थी। उसने परछाइयों के पीछे छिपी दुनिया को समझा था, लेकिन अब वो एक ऐसे दार्शनिक से मिलने जा रही थी जो कहता था, जो दिखाई देता है वही सच है, और जो महसूस होता है वही समझने लायक है। उसका नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल, प्लेटो का शिष्य, लेकिन उसका दर्शन गुरु से एकदम अलग। प्लेटो ने कहा था, दुनिया एक भ्रम है, असली चीजें एक आदर्श दुनिया में हैं। अरस्तु ने जवाब दिया, नहीं, ये दुनिया असली है। जो हम देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को समझना चाहिए। अरस्तु का तरीका एकदम नया था। वो कल्पना नहीं करता था, वो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करता था। वो चीजों को ध्यान से देखता, तार्किक सवाल पूछता, और फिर हर चीज को उसकी प्राकृतिक श्रेणी में बांटता। उदाहरण, पौधों में कौन सी जातियां हैं, जानवरों में क्या समानताएं हैं, इंसान और जानवर में अंतर क्या है। वो दर्शन को एक लैबोरेटरी में बदल रहा था। अरस्तु ने दुनिया को 4 कारणों, कॉजेज में समझाया। मटेरियल कॉज, चीज किससे बनी है, जैसे मूर्ति पत्थर से। फॉर्मल कॉज, उसका आकार या रूप क्या है। एफिशिएंट कॉज,
किसने बनाया, फाइनल कॉज, क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या है। हर चीज एक लक्ष्य, पर्पस की ओर बढ़ रही है। बीज पेड़ बनना चाहता है, इंसान जानना चाहता है। अरस्तु की नजर में इंसान कौन है? एक ऐसा जीव जो सोच सकता है, जो तर्क कर सकता है, जो आत्मा से नहीं बुद्धि से जीता है। उसके अनुसार इंसान का सर्वोच्च उद्देश्य है खुश रहना, यूडेमोनिया। लेकिन ये खुशी भोग से नहीं, बल्कि नैतिकता, ज्ञान और संतुलन से आती है। अरस्तु का दर्शन सिखाता है संयम सबसे बड़ा गुण है, ना ज्यादा न कम। हर भावना, हर कर्म में गोल्डन मीन यानी मध्यम मार्ग। जैसे डर और दुस्साहस के बीच, साहस आलस्य और अत्यधिक मेहनत के बीच, अनुशासन झूठ और बेरहमी के बीच, ईमानदारी राजनीति, कला, विज्ञान, हर क्षेत्र में अरस्तु का प्रभाव गहरा है। उसने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो समाज से अलग रहता है वह या तो देवता है या जानवर, और इसीलिए शिक्षा, नीति और समाज व्यवस्था सब कुछ उसकी सोच के दायरे में आता है। अध्याय का सार, ज्ञान केवल आत्मा की उड़ान नहीं, बल्कि पैरों को धरती पर टिकाकर हर चीज को समझने की कोशिश है। दर्शन शास्त्र अगर जमीन पर नहीं है तो वह सिर्फ कल्पना है। सोफी अब समझ चुकी थी। प्लेटो ने उसे उड़ना सिखाया था, पर अरस्तु ने उड़ते वक्त नीचे देखने की कला सिखाई। दर्शन अब रहस्य नहीं था, वो एक विज्ञान बन चुका था जो नियमों, कारणों और परिणामों से चलता है। चैप्टर 12, हेलेनिज्म। सोफी अब तक दर्शन के उन सोपानों से गुजर चुकी थी जहां सुकरात ने प्रश्न पूछे, प्लेटो ने आत्मा की ओर इशारा किया और अरस्तु ने धरती पर टिककर सब कुछ तर्क से समझाया। लेकिन अब वो एक ऐसे समय में प्रवेश कर रही थी जहां दुनिया की सीमाएं टूट रही थीं। यह समय था अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद का युग। मकदूनिया का वो योद्धा जो मरते वक्त सिर्फ 32 साल का था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था सभ्यताओं की टकराहट नहीं, बल्कि उनका संगम। अब ग्रीस सिर्फ ग्रीस नहीं रहा था, वो मिस्र, भारत, पर्शिया तक पहुंच चुका था। और इसी ऐतिहासिक क्षण को कहते हैं हेलेनिज्म। ग्रीक संस्कृति और दर्शन का पूरी दुनिया में फैलना, एक नई दुनिया का जन्म हो चुका था, जहां लोग अब सिर्फ एथेंस या स्पार्टा के नागरिक नहीं थे, बल्कि कॉस्मोपॉलिटन्स यानी विश्व नागरिक बन रहे थे। अब लोगों की सोच सीमित नहीं थी। अब सवाल यह नहीं था कि मेरा शहर क्या सोचता है, बल्कि मैं इंसान होने के नाते क्या सोचता हूं। हेलेनिस्टिक फिलॉसफी अब जिंदगी के छोटे बड़े सवालों से जूझ रही थी। युद्ध, लालच, सत्ता, इन सब से थके हुए लोग अब एक ही चीज चाहते थे, आंतरिक शांति, मन की स्थिरता। 3 प्रमुख दार्शनिक धाराएं सामने आईं। 8 स्टोइसिज्म, स्थिरता का दर्शन। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे छोड़ दो, जो तुम्हारे भीतर है उसी पर ध्यान दो। भावनाओं को नियंत्रण में रखो, क्योंकि दुख घटना से नहीं प्रतिक्रिया से आता है। स्टोइक्स ने सिखाया कि दुनिया एक नियमबद्ध ब्रह्मांड है। अगर तुम उसके नियमों के साथ तालमेल बना लो तो दुख मिटता है। जैसे एक कुत्ता गाड़ी के पीछे पीछे चलता है। अगर गाड़ी चले और कुत्ता रुक जाए तो घसीटा जाएगा, लेकिन अगर वो साथ चले तो दर्द नहीं होगा। 2 एपिक्यूरियनिज्म, सुख का दर्शन। सबसे बड़ा सुख है दर्द का ना होना। सच्चा आनंद है सादगी, मित्रता और आत्मा की शांति। एपिक्यूरस ने कहा, भगवान अगर हैं तो वे दखल नहीं देते। मौत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम हैं मौत नहीं होती, और जब मौत होती है हम नहीं होते। इसलिए चिंता छोड़ो और एक सादा सोच समझकर जिया हुआ जीवन अपनाओ। 3 सिनिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, दुनिया से अलग हटकर जीने का साहस। सिनिक्स कहते थे, खुशी की तलाश बेकार है, जो कुछ भी ज्यादा है वही दुख का कारण है। वे कपड़े तक छोड़ देते थे, सड़क पर रहते थे और कहते थे, जिस दिन तुम कुछ खोने से न डरो उस दिन तुम आजाद हो। स्केप्टिक्स कहते थे, कोई अंतिम सच नहीं है, इसलिए जो भी मिले उसे शांति से स्वीकार करो। इन सब का मकसद एक ही था, इस नई और जटिल दुनिया में इंसान भीतर से स्थिर कैसे रह सकता है। अब दर्शन कोई बौद्धिक खेल नहीं रहा था, अब वो जीवन जीने की कला बन चुका था। अध्याय का सार, जब दुनिया बड़ी हो जाती है तो इंसान अपने भीतर छोटी छोटी जगहें खोजता है जहां उसे शांति मिले, अर्थ मिले और खुद से मुलाकात हो। हेलेनिज्म एक युग नहीं, एक दर्पण था जिसमें इंसान ने पहली बार खुद को एक विश्व नागरिक की तरह देखा। सोफी अब ये समझने लगी थी कि दर्शन सिर्फ तर्क नहीं,
बल्कि वो आंतरिक सहारा है जो युद्धों, बर्बादी, अकेलेपन और भ्रम के बीच इंसान को स्वयं से जोड़ता है। चैप्टर 13, टू कल्चर्स। सोफी अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से बाहर सूरज ढल रहा था और अंदर उसकी सोच का आकाश गहराता जा रहा था। उसने अब तक प्लेटो और अरस्तु को समझा था, अलेक्जेंडर के बाद फैले हेलेनिज्म की विविधता को महसूस किया था। लेकिन अब जो पत्र उसके हाथ में आया था वो सिर्फ दर्शन नहीं था, वो था एक संस्कृति का परिवर्तन। उसमें लिखा था, अब तुम दो संस्कृतियों के मोड़ पर खड़ी हो, जहां एक तरफ है यूनानी दर्शन और दूसरी ओर ईसाई धर्म की आध्यात्मिक क्रांति। ये वह समय था जब ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट का प्रभाव बढ़ने लगा था और ग्रीक दर्शन की जमीन पर एक नया बीज बोया जा रहा था, आस्था का, ईश्वर की कृपा का और मोक्ष की तलाश का। सोफी को बताया गया कि हेलेनिस्टिक कल्चर का केंद्र था तर्क, विज्ञान, दृश्य जगत और बिब्लिकल कल्चर का केंद्र था विश्वास, आध्यात्मिकता, अदृश्य जगत। अब दोनों सभ्यताएं आमने सामने थीं, लेकिन युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक नया दर्शन गढ़ने के लिए। एक और यूनानी दार्शनिक कहते थे, ज्ञान अनुभव से आता है, तर्क सर्वोच्च है, और दूसरी ओर ईसाई धर्म कहता था, ज्ञान ईश्वर की कृपा से आता है, विश्वास तर्क से बड़ा है। अब सवाल यह था, क्या प्लेटो और अरस्तु को ईसा मसीह की दुनिया में समाहित किया जा सकता है? क्या दर्शन और धर्म एक साथ चल सकते हैं? क्या तर्क और आस्था एक ही नदी की दो धाराएं हो सकते हैं? यहां आते हैं कुछ महान मनीषी जिन्होंने दोनों संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश की। सेंट ऑगस्टीन, जिसने प्लेटो की शिक्षाओं को ईसाई धर्म में ढालने की कोशिश की। ईश्वर हमारे भीतर है और हमें आत्मा के भीतर उतरकर सत्य को पाना है, एक बहुत प्लेटो प्रेरित दृष्टिकोण। सेंट थॉमस एक्विनस, उसने कहा, ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी है, इसलिए तर्क भी उसकी ही भेंट है। उसने अरस्तु को ईसाई धर्म में शामिल किया और कहा कि तर्क हमें तैयार करता है, लेकिन मोक्ष सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। और यहीं से दर्शन का केंद्र बदल गया। अब एथेंस नहीं, बल्कि रोम, यरूशलेम और कुरान, बाइबल, पवित्र ग्रंथों के शहरों में ज्ञान को ढूंढा जाने लगा। ईसाई धर्म के प्रसार के साथ साथ दर्शन धार्मिक विचारधारा में ढलने लगा। अब सवाल यह नहीं था कि सत्य क्या है, बल्कि यह था, सत्य क्या ईश्वर कहता है। अध्याय का सार। दुनिया दो रास्तों पर चल रही थी, एक जहां इंसान खुद को समझना चाहता था और एक जहां इंसान ईश्वर की इच्छा को जानना चाहता था। लेकिन दोनों में एक समानता थी, सच्चाई की तलाश। सोफी अब यह समझ रही थी कि जब सभ्यताएं बदलती हैं तो उनके साथ दर्शन भी बदलता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य नहीं बदलता, स्वयं को समझना और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह ढूंढना। चैप्टर 14, द मिडिल एजेस। सोफी अकेली बैठी थी, खिड़की से बाहर देखती हुई। पत्तियां गिर रही थीं, आसमान हल्का सा धुंधला था, और शायद यही समय था उस युग को समझने का जिसे इतिहास ने मध्य युग कहा, एक ऐसा कालखंड जो अंधकार से भी अधिक गूढ़ था। द मिडिल एजेस, 500-1500 एडी, 1000 साल लंबा वो समय जब रोमन साम्राज्य टूट चुका था, यूनानी दर्शन पीछे छूट चुका था और अब यूरोप एक धार्मिक चेतना की गिरफ्त में आ चुका था। ये समय था जब ईसाई धर्म समाज का केंद्र बन गया था। हर सवाल का जवाब था, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। किस्मत, दुहक, मृत्यु, जीवन, प्रेम, हर चीज को अब धर्म की रोशनी में देखा जाता। दर्शन अब धर्म का सेवक बन गया था। अब दार्शनिक सवाल नहीं पूछते थे, बल्कि धार्मिक ग्रंथों को समझाने का काम करते थे। यूनानी तर्क पीछे हट गया था और सामने आया पवित्र विश्वास, डिवाइन फेथ। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ चिंगारियां भी थीं, कुछ ऐसे विचारक जिन्होंने धर्म और दर्शन के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। सेंट ऑगस्टिन, 354-430 एडी। मैं जानता हूं कि मैं हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं, और सोच वही सकता है जिसमें आत्मा है। ऑगस्टिन ने प्लेटो की आत्मा को ईसाई धर्म में उतार दिया। उसने कहा, ईश्वर हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उसके लिए ज्ञान कोई किताब में नहीं था, बल्कि अंतर्मन में छुपी रोशनी था। सेंट थॉमस एक्विनास, 1225-1244 एडी। अब आता है वो समय जब अरस्तु की विरासत दोबारा खोजी जाती है। एक्विनास ने कहा, तर्क और विश्वास दो पंख हैं,
और सच्चाई तक पहुंचने के लिए दोनों की जरूरत है। उसने अरस्तु के विचारों को ईसाई धर्म से जोड़ा और कहा कि कुछ सच्चाइयां हम तर्क से जान सकते हैं, जैसे धरती गोल है, लेकिन कुछ सच्चाइयां केवल ईश्वर की कृपा से ही समझ में आती हैं, जैसे मुक्ति, स्वर्ग। एक्वाइनस के लिए ईश्वर तर्क और व्यवस्था का भी स्रोत था, यानी अगर ब्रह्मांड में नियम है तो वो इसलिए क्योंकि ईश्वर स्वयं तर्कपूर्ण है। लेकिन ध्यान रहे, मध्य युग केवल यूरोप की कहानी नहीं थी। इसी दौरान मुस्लिम दार्शनिकों ने भी अरस्तु और प्लेटो की शिक्षाओं को बचाया, संभाला और आगे बढ़ाया, जैसे एविसेना, इब्न सीना, अवेरोएस, इब्न रुश्द और यहूदी दार्शनिक माइमोनिडीज। इन्होंने दर्शन को धार्मिक सीमाओं से बाहर निकालकर दोबारा सार्वभौमिक चेतना की तरफ मोड़ा। मध्य युग अंधकार नहीं था, वो एक लंबी रात थी जिसमें कुछ तारों ने लगातार टिमटिमाना नहीं छोड़ा। अध्याय का सार। मध्य युग वह समय था जब इंसान ने ऊपर देखा और जवाब ढूंढने के लिए आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ विचारकों ने दिल और दिमाग दोनों से खोज जारी रखी। सोफी अब समझ रही थी, हर युग अपने साथ तलाश का एक तरीका लाता है। कभी वो खोज आंखों से होती है, कभी आत्मा से, और जब दोनों मिल जाते हैं तब शुरू होती है नवजागरण की सुबह। चैप्टर 15, द रेनेसांस। सोफी खिड़की के पास बैठी थी। उसके सामने सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मध्य युग की रात के बाद पुनर्जागरण की रोशनी दुनिया में फैली थी। द रेनेसांस यानी पुनर्जागरण लगभग 1400-1600 ई, एक ऐसा युग जिसमें इंसान ने फिर से जन्म लिया, लेकिन इस बार भगवान की छाया में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान में। पिछली 1000 साल की यात्रा धार्मिक ग्रंथों, चर्च की सत्ता और मोक्ष की आशा से भरी हुई थी, लेकिन अब लोग फिर से प्लेटो और अरस्तु को पढ़ रहे थे, पुराने ग्रीक और रोमन साहित्य की धूल झाड़ रहे थे, और कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन सब कुछ एक नई चेतना के साथ उठ रहा था। यह सिर्फ पुराने को याद करना नहीं था, यह था मनुष्य को फिर से देखना। अब मनुष्य की आंखें स्वर्ग की ओर नहीं, बल्कि धरती की सुंदरता, शरीर की रचना और विचारों की स्वतंत्रता की ओर उठने लगीं। कलाकारों ने देवताओं को नहीं, इंसानों के चेहरे, मांसपेशियां, मुस्कान, दर्द, हर चीज को इस तरह चित्रित करना शुरू किया जैसे वो स्वयं ईश्वर हों। लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, राफेल, इनके ब्रश में केवल रंग नहीं थे, बल्कि मानव आत्मा की पुकार थी। नाविकों ने समुद्रों को पार किया, नए द्वीपों, नई संस्कृतियों, नई भाषाओं की खोज हुई। अब ब्रह्मांड का नक्शा बदल रहा था और साथ ही बदल रही थी इंसान की अपनी जगह इस ब्रह्मांड में। दर्शन भी अब नई राह पर था। अब सवाल ये नहीं था कि ईश्वर क्या चाहता है, बल्कि मैं कौन हूं, मैं क्या सोच सकता हूं, मैं क्या महसूस करता हूं। और यहीं शुरू होती है आधुनिक दर्शन की यात्रा, जिसे रेनेसांस ह्यूमनिज्म कहा गया। अब इंसान ईश्वर का दास नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र, सोचने वाला प्राणी था, जो अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकता था। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा तोहफा था मुद्रण कला, प्रिंटिंग प्रेस। अब ज्ञान केवल चर्च या राजा की जागीर नहीं था, अब किताबें आम लोगों के हाथ में थीं। अब विचार फैल सकते थे, क्रांति लिखी जा सकती थी, और प्रश्न सिर्फ दार्शनिक नहीं, हर इंसान की जुबान पर आ सकते थे। और विज्ञान, अब चर्च के डर से बाहर आकर कोपरनिकस ने कहा, सूरज केंद्र है, धरती नहीं। गैलीलियो ने दूरबीन उठाई और आकाश को फिर से देखा। अब भगवान की किताब से ज्यादा प्रकृति की किताब पढ़ी जाने लगी। अध्याय का सार। पुनर्जागरण एक युग नहीं था, वो एक आत्मजागरण था। इंसान पहली बार खुद को देखने लगा, उसकी सीमाएं नहीं, उसकी संभावनाएं। सोफी अब समझ रही थी कि हर युग का एक धड़कता हुआ दिल होता है। मध्य युग का दिल आस्था था और पुनर्जागरण का दिल था खुद को जानने की लालसा। चैप्टर 16, द बरोक। सोफी अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं होता, बल्कि मनुष्य की आत्मा का बदलता हुआ परिदृश्य होता है। और अब वो उस युग में प्रवेश कर रही थी जहां बाहरी दुनिया भव्य, चमकदार और रंगीन थी, लेकिन भीतर सब कुछ हिल रहा था। बरोक एरा 1600-1750, एक ऐसा समय
जहां दुनिया में दो विपरीत धड़कनें साथ साथ चल रही थीं। एक ओर कलाओं, स्थापत्य, संगीत और विज्ञान का विस्फोट, और दूसरी ओर अस्तित्व, मृत्यु और ईश्वर को लेकर गहरी उलझन। बरोक शब्द का अर्थ ही होता है वह जो अजीब हो, असमान हो, अस्थिर हो। यानी यह युग सजावट और संदेह, भव्यता और भय, शक्ति और शून्यता, इन सब का मिला जुला चेहरा था। यूरोप में चर्चें बन रही थीं, भव्य, सुनहरी, स्तंभों से सजी, जहां ईश्वर का वैभव दिखता था। लेकिन उन्हीं गलियों में प्लेग, युद्ध, भूख और मृत्यु भी मंडरा रही थी। यही था बरोक, एक फूल जो अंधेरे में खिला था। अब दर्शन भी इसी तनाव को झेल रहा था। दुनिया के पास गैलीलियो, न्यूटन और केपलर जैसे वैज्ञानिक थे जो कह रहे थे ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह है, सुव्यवस्थित, मापनीय, गणनात्मक। लेकिन दूसरी ओर इंसान के मन में गूंज रहा था, अगर सब कुछ नियमों से चलता है तो क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ भी है? दर्शन दो भागों में बंट गया। 1. रैशनलिज्म, तर्कवादी सोच। सत्य को जानने के लिए इंद्रियां नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि जरूरी है। प्रमुख दार्शनिक रेने देकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। मुझे शक है इसलिए मैं हूं। देकार्ट। 2. एम्पिरिसिज्म, अनुभववादी सोच। हम जो जानते हैं वो अनुभव और इंद्रियों के जरिए ही संभव है। प्रमुख दार्शनिक लॉक, बर्कली, ह्यूम। हम खाली स्लेट की तरह पैदा होते हैं और अनुभव ही सब कुछ लिखता है। इस युग की कला में भी दो रंग थे, एक ओर धार्मिक चित्र जो स्वर्ग को छूते थे, और दूसरी ओर वैनिटस पेंटिंग्स जहां खोपड़ी, बुझते दीपक और रेत घड़ियां दिखाती थीं। सब कुछ क्षणिक है, सुंदरता, वैभव, शक्ति सब मिट जाता है और यहीं से जन्म लेता है एक गहरा विचार, मृत्यु को याद रखो, मेमेंटो मोरी। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह बीत जाएगा। अध्याय का सार। बरोक वह समय था जब इंसान ने दुनिया को समझ तो लिया लेकिन खुद को खो बैठा, जहां बाहर सब कुछ चमक रहा था लेकिन भीतर आत्मा कांप रही थी। सोफी अब जान रही थी कि दर्शन का सफर सिर्फ ज्ञान की चढ़ाई नहीं होता, कभी कभी यह अंदर की खामोशी में उतरना भी होता है। चैप्टर 70। देकार्ट। सोफी बिस्तर पर लेटी थी और एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उठ रही थी। इतना सब पढ़ने के बाद भी क्या वह सच में जानती है कि वह कौन है? क्या वह जो देख रही है, जो छू रही है, जो सोच रही है, क्या वह सब सच है? और तब वह मिलती है उस आदमी से जिसने ये सवाल न केवल खुद से पूछे बल्कि दुनिया को सबसे मूलभूत शक से परिचित कराया। उसका नाम था रेने देकार्त, रेने देकार्ट, जिसे हम आधुनिक दर्शन का जनक कहते हैं। देकार्ट की जिंदगी एक अकेले कमरे से शुरू होती है। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था, दरवाजा बंद, दुनिया से कटा हुआ, और वह सोच रहा था क्या जो मैं जानता हूं वह सच है? और फिर वह करता है सबसे साहसी प्रयोग, मैं हर उस चीज पर शक करूंगा जब तक कि मैं किसी ऐसी चीज तक न पहुंच जाऊं जिस पर शक करना नामुमकिन हो। उसने कहा, मैं आंखों से देखता हूं लेकिन सपनों में भी तो सब असली लगता है। मैं चीजों को महसूस करता हूं लेकिन हो सकता है कोई शैतान मुझे धोखा दे रहा हो। मैं गणित भी जानता हूं लेकिन क्या यह निश्चित है? और फिर आता है दर्शन का वो वाक्य जिसने सदियों तक इंसान की सोच की रीढ़ बना दी, कोजिटो एर्गो सम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, क्योंकि अगर मैं शक कर रहा हूं तो कोई है जो शक कर रहा है और वो मैं ही हूं, तो बाकी सब पर शक हो सकता है लेकिन मेरे सोचने के अनुभव पर नहीं। डेकार्ट के लिए यह पहला अटल सत्य था। बाकी सब, शरीर, संसार, यहां तक कि ईश्वर, सब कुछ बाद में आता है। पहले आता है स्वयं का अस्तित्व, और अब वह इस एक सत्य से पूरी दुनिया का ढांचा बनाना शुरू करता है, जैसे कोई ईंट दर ईंट एक नया ब्रह्मांड बना रहा हो, और कहता है मेरे भीतर ईश्वर का विचार है और वो विचार इतना शुद्ध, इतना परिपूर्ण है कि वो मुझसे नहीं आया, वो ईश्वर की ही उपस्थिति है। फिर वह कहता है ईश्वर सच्चा है और एक सच्चा ईश्वर धोखा नहीं दे सकता, इसलिए जो मैं साफ साफ स्पष्ट रूप से समझता हूं वह भी सच्चा है। और यहीं से लौट आती है दुनिया की वास्तविकता। अब वह शरीर और आत्मा को अलग करता है। माइंड, आत्मा, सोचने वाला तत्व, बॉडी, शरीर, विस्तार वाला तत्व, शरीर एक मशीन है और आत्मा है उसके अंदर बैठा नियंत्रक। यहीं से शुरू होती है आधुनिक दोहित्व, डुअलिज्म, जहां मन और शरीर दो स्वतंत्र सत्य बन जाते हैं। अध्याय का सार।
डिकार्ट्स ने हमें सिखाया कि सच्चाई की शुरुआत शक से होती है, लेकिन मंजिल आत्मज्ञान होती है। जब तक तुम सोच रहे हो, तुम हो, और जब तुम हो तो कुछ भी संभव है। सोफी अब समझ रही थी, ज्ञान का मतलब सब कुछ जानना नहीं, बल्कि उसे एक सच्चाई को पकड़ना है जिस पर सब कुछ टिका हो। और डिकार्ट्स ने वो सच्चाई अपने अंदर पाई थी, न कि किसी धर्म में, न किसी किताब में। चैप्टर 18 स्पिनोजा। सोफी अब तक बहुत कुछ समझ चुकी थी। डिकार्ट ने उसे सिखाया था कि सोचना ही अस्तित्व का प्रमाण है, लेकिन अब वो मिल रही थी एक ऐसे आदमी से जिसने खुद से नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व से एक होना सिखाया। उसका नाम था बारूख स्पिनोजा, बरूच स्पिनोजा। स्पिनोजा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वो एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसके विचार इतने खुले, इतने साहसी थे कि उसे अपने ही समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन उसने न गुस्सा किया, न लड़ाई। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर ब्रह्मांड की संरचना समझने लगा। डिकार्ट की तरह उसने भी कहा, शरीर और आत्मा दो अलग चीजें हैं। लेकिन फिर उसने कुछ बहुत अलग किया। उसने कहा, ईश्वर और प्रकृति, गॉड एंड नेचर, एक ही हैं। गॉड से यूनिवर्स। जब तुम एक पत्ता गिरता देखो, जब हवा बहती है, जब तुम्हारे भीतर कोई विचार उठता है, तो ये सब ईश्वर ही हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। स्पिनोजा ने कहा, गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। यानी ईश्वर कोई बूढ़ा राजा नहीं जो आकाश में बैठा सबका हिसाब रख रहा है, बल्कि ईश्वर तो हर प्रक्रिया, हर नियम, हर गति का ही नाम है। उसने दुनिया को प्राकृतिक नियमों से चलते हुए देखा। जैसे गणित के समीकरण बदलते नहीं, जैसे सूरज हर सुबह उगता है, उसी तरह हर चीज नियमों से बंधी है, यहां तक कि तुम भी। अब सवाल आता है, क्या हमें आजादी है? स्पिनोजा का जवाब था, हम स्वतंत्र तभी होते हैं जब हम समझते हैं कि हमें क्या नियंत्रित कर रहा है। अज्ञान में गुलामी है और ज्ञान में आजादी। अगर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम नहीं जानते क्यों, तो तुम उस गुस्से के गुलाम हो। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि कौन सी बात, कौन सा अनुभव, कौन सी सोच ने गुस्सा पैदा किया, तो अब वो गुस्सा तुम्हारा नहीं, तुम उसका स्वामी बन जाते हो। स्पिनोजा की सोच योगियों, संतों और सूफियों से मिलती थी, लेकिन उसका रास्ता तर्क से भरा था। उसने हर चीज को ज्योमेट्रिकल ऑर्डर से लिखा, जैसे गणित की किताब, लेकिन उसमें छिपा था आध्यात्मिक शांति का रहस्य। स्पिनोजा ने एक और अद्भुत बात कही, हम जब किसी चीज को स्पष्ट, पूरी तरह समझ लेते हैं तो उसमें सुंदरता दिखने लगती है और हम उसे प्रेम करने लगते हैं। यानी ज्ञान से प्रेम की उत्पत्ति होती है। अध्याय का सार। स्पिनोजा ने सिखाया कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि वो हर उस चीज में मौजूद है जो अस्तित्व में है। समझो, जानो, स्वीकार करो और तुम ईश्वर को महसूस करोगे, बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर। सोफी अब चुप थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ की एक शाख से पत्ता गिरा और उसने महसूस किया, वो भी एक प्रार्थना थी, एक मौन इशारा कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, मैं भी और यह ब्रह्मांड भी। चैप्टर 19 जॉन लॉक। सोफी अब तक आत्मा, ईश्वर और ब्रह्मांड को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देख चुकी थी, लेकिन अब वो उस मोड़ पर खड़ी थी जहां सवाल यह नहीं था कि ईश्वर कहां है, बल्कि मैं क्या जानती हूं और कैसे जानती हूं। और यहीं आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक। लॉक एक एम्पिरिसिस्ट था, यानी उसने कहा कि ज्ञान किताबों, ईश्वर या जन्मजात गुणों से नहीं आता, बल्कि केवल और केवल अनुभव से। उसने एक बहुत साहसी वाक्य कहा, मैन इज बॉर्न एज अ ब्लैंक स्लेट, एक खाली स्लेट, तबुला रासा। हमारे अंदर कोई पहले से मौजूद ज्ञान नहीं होता, कोई ईश्वरीय सच्चाई जन्म के साथ नहीं आती, बल्कि जैसे जैसे हम चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, हमारा दिमाग धीरे धीरे भरता है। एक नवजात शिशु को देखिए, वो न धर्म जानता है, न नैतिकता, न विज्ञान, न दर्शन। वो सिर्फ देखता है, सुनता है, छूता है और सीखता है। यहीं से लॉक का दर्शन जन्म लेता है। उसने ज्ञान के दो स्रोत बताए, सेंसेशन, इंद्रिय अनुभव, जो हम दुनिया से पाते हैं, ध्वनि, गंध, रंग, आकार, स्पर्श। रिफ्लेक्शन, आंतरिक अनुभव, जो हम अपने मन से पाते हैं, सोचना, याद करना, निर्णय लेना। लॉक ने आइडियाज को दो हिस्सों में बांटा, सिंपल आइडियाज जो सीधा अनुभव से आते हैं, जैसे लाल रंग, गर्मी, मिठास। कॉम्प्लेक्स आइडियाज
जो हमारे मन में सिंपल आइडियाज को जोड़कर बनते हैं, जैसे एक सेब, एक भगवान, एक न्याय प्रणाली। यानी तर्क बाद में आता है, अनुभव पहले। लॉकी का दर्शन एक ईंट की तरह था, हर ईंट एक अनुभव और हर दीवार एक विचार। अब सवाल था, तो क्या हर चीज अनुभव पर टिकी है? लॉक कहता है, हाँ, यहां तक कि नैतिकता भी। हम ये नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा जन्म से, बल्कि हमें समाज, परिवार और व्यक्तिगत अनुभव सिखाते हैं। राजनीति में भी लॉक क्रांतिकारी था। उसने कहा, सरकार कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं, बल्कि लोगों के बीच एक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हर इंसान को जन्म से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। अगर सरकार इन अधिकारों को छीनती है तो लोगों को उसे हटाने का हक है। यही विचार थे जिन्होंने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों की नींव रखी। लॉक ने ज्ञान को आधार दिया और इंसान को स्वतंत्र सोचने वाला प्राणी माना, न कि कोई ऐसा जीव जिसे कोई किताब या धार्मिक सत्ता गठन कर रही हो। अध्याय का सार, तुम वही हो जो तुमने देखा, महसूस किया और जाना। ज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं जन्मा, बल्कि दुनिया ने तुम्हारे भीतर उसे धीरे धीरे भरा। अब सोफी को एहसास हो रहा था कि हर दार्शनिक विचारक उसके ही दिमाग का एक अलग हिस्सा है। कोई उसे सोचने सिखाता है, कोई महसूस करना और कोई उसे जिम्मेदारी देना। लॉक ने उसे एक नया आईना दिया जिसमें वो खुद को देख सकती थी, जैसा वो बनी है, अनुभवों से। चैप्टर 20, डेविड ह्यूम। सोफी अब तक खुद को अनुभवों का पुतला समझने लगी थी। लॉक ने बताया कि उसका दिमाग एक खाली स्लेट है और हर अनुभव उस पर कुछ न कुछ लिख रहा है। लेकिन अब वो मिलती है डेविड ह्यूम से, जो कहता है, हाँ, अनुभव जरूरी है, लेकिन क्या हम उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? ह्यूम एक स्कॉटिश दार्शनिक था, बहुत शांत, व्यावहारिक और तर्कशील। उसने दर्शन को मंदिर से उतारकर रसोई घर की मेज पर रख दिया। अगर तुम कहो कि भगवान है तो सबूत दो। अगर तुम कहो कि आत्मा है तो अनुभव दिखाओ। और अगर तुम्हारा कोई विचार अनुभव या गणित से साबित नहीं होता तो उसे आग में फेंक दो। ह्यूम ने 3 बातों पर ध्यान केंद्रित किया। 1. आइडियाज वर्स इम्प्रेशंस। ह्यूम कहता है, हम जो भी सोचते हैं वो पहले किसी न किसी अनुभव, इम्प्रेशन से आया होता है। प्यार का ख्याल तभी आता है जब हमने प्यार महसूस किया हो। भगवान का विचार भी शायद किसी इंसान, ताकत और अच्छाई के अनुभवों का मिश्रण हो। यानी बिना अनुभव के कोई विचार नहीं आता। 2. कॉज़ैलिटी, कारणता। पर सवाल अब ध्यान दीजिए, ये वो बिंदु है जहां ह्यूम ब्रह्मांड की नींव पर चोट करता है। क्या हमें सच में पता है कि एक घटना दूसरी को जन्म देती है? उदाहरण, तुमने सूरज को रोज उगते देखा है, लेकिन क्या यह गारंटी है कि वो कल भी उगेगा? नहीं, वो सिर्फ आदत है। अनुभव की पुनरावृत्ति से हम उम्मीद बना लेते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ह्यूम कहता है, हम जब 2 घटनाएं साथ साथ होते देखते हैं, जैसे आग और गर्मी, तो हम मान लेते हैं कि एक दूसरी की वजह है। लेकिन शायद आग और गर्मी हमेशा साथ दिखे, पर यह जरूरी नहीं कि एक दूसरी की वजह हो। 3. सेल्फ, आत्मा। पर प्रश्न अब वो सवाल आता है जो सबसे गहरा है। लॉक और डेकार्ट ने कहा था, हमारे भीतर एक आत्मा है, एक स्थायी मैं। लेकिन ह्यूम कहता है, मैं जब अपने अंदर देखता हूं तो मुझे कोई मैं नहीं दिखता, सिर्फ ख्याल, भावनाएं, स्मृतियां और इच्छाएं दिखती हैं। सेल्फ एक स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि एक बहता हुआ नदी समान अनुभवों का समूह है। ये सब बातें बहुत शांत थीं, लेकिन उनके भीतर था सभी पवित्र मान्यताओं का विस्फोट। ईश्वर, आत्मा, कारण, नैतिकता। ह्यूम ने सब पर कहा, ये सब हमारे दिमाग की आदतें हैं, न कि कोई अंतिम सच्चाई। लेकिन वो नास्तिक या निराशावादी नहीं था। वो कहता था, हमें जीने के लिए सब कुछ जानना नहीं पड़ता। कभी कभी आदतें भी जिंदगी को संभाल लेती हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ नहीं जानते, पर चाय बनाना जानते हैं, मुस्कुराना जानते हैं, प्यार करना जानते हैं, और यही शायद काफी है। अध्याय का सार। ह्यूम ने ज्ञान की जड़ों को देखा और पाया कि वो उतनी मजबूत नहीं जितना हम सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान गलत है, बस हमें और विनम्र और सतर्क होना चाहिए। सोफी अब जान चुकी थी कि सोचने का मतलब हमेशा जवाब पाना नहीं होता, कभी कभी सवाल को इज्जत देना भी जरूरी होता है। और ह्यूम ने सिखाया, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो कम से कम ये तो जानो कि तुम कुछ नहीं जानते। चैप्टर 21, बर्कले। सोफी खिड़की के पास बैठी थी
उसने सामने देखा, एक पेड़ हिल रहा था और फिर एक ख्याल उसके जहन में आया, अगर मैं इस पेड़ को ना देखूं तो क्या यह वाकई वहां है? और यही सवाल कोई 300 साल पहले एक युवा दार्शनिक ने पूरी दुनिया से पूछा था। उसका नाम था जॉर्ज बर्कली। 1685-1733, एक आयरिश फिलोसोफर और पादरी। वो सिर्फ 25 साल का था जब उसने दर्शन को हिलाकर रख दिया। उसका मूल कथन था एसे एस्ट परसिपी, यानी टू बी इज टू बी परसीव्ड। होना का मतलब है देखा जाना। बर्कली ने पूछा, हम कहते हैं कि पेड़, पत्थर, फूल, नदी हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे जानते हैं? हम उन्हें छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यानी हम उन्हें अनुभव के जरिए जानते हैं। तो क्या हो अगर कोई उन्हें देख ही नहीं रहा हो? क्या वे तब भी मौजूद होंगे? और यहीं से आता है बर्कले का तर्क, हमारी दुनिया अनुभवों का एक गुच्छा है। जो तुम महसूस करते हो वही दुनिया है, और अगर कोई अनुभव नहीं है तो उस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए, एक किताब मेज पर रखी है, तुम कमरे से बाहर जाते हो, तुम उसे ना देख सकते हो ना छू सकते हो। सवाल, क्या वो किताब वहां है भी? बर्कले का जवाब, नहीं, जब तक कोई उसे देख नहीं रहा उसका अस्तित्व अधूरा है। अब आप पूछेंगे, तो क्या ये सब भ्रम है? नहीं, बर्कले कहता है, जो चीजें तुम्हारे लिए अदृश्य हो जाती हैं वो ईश्वर की निगाह में हमेशा रहती हैं। यानी अगर दुनिया किसी भी क्षण तुम्हारे लिए नहीं है तो भी वो ईश्वर के लिए हमेशा है। ईश्वर फॉर सार्वभौमिक दृष्टा, इटर्नल ऑब्जर्वर। हम सब चीजों को टुकड़ों में देखते हैं, लेकिन ईश्वर हर पल, हर कोना, हर अस्तित्व को निरंतर देख रहा है, और इसी से दुनिया का अस्तित्व बना रहता है। बर्कले ने कहा, हमारा शरीर, हमारी दुनिया, ये सब विचार हैं जो ईश्वर के मन में बने हुए हैं। हम ईश्वर के सपने में जी रहे हैं, लेकिन ये सपना झूठ नहीं, ये सबसे गहरा यथार्थ है। उसका दर्शन बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसने हर बात को तर्क से साबित किया। अगर तुम ये मानते हो कि सारी दुनिया तुम्हारे अनुभवों से आती है, तो फिर अनुभव के बिना चीजों का कोई अर्थ नहीं। अध्याय का सार, बर्कले ने हमें सिखाया कि वास्तविकता बाहर नहीं, हमारी चेतना और परम चेतना के बीच बहती है। जो दिखता है वही है, और जो दिख नहीं रहा उसे कोई और जरूर देख रहा है, शायद खुद ईश्वर। सोफी अब अपने कमरे को उसी तरह नहीं देख पा रही थी। हर चीज, अलमारी, किताब, खिड़की, उसे तब तक असली लगती थी जब तक वो उसे देख रही थी। और उसने धीरे से पूछा, क्या ईश्वर इस कमरे को भी मेरे साथ देख रहा है? चैप्टर 22, बर्कली। सोफी अब तक बहुत कुछ जान चुकी थी। उसने सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेस्कार्ट, स्पिनोजा, बर्कली तक को समझ लिया था। लेकिन अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा था जिसका जवाब किसी दार्शनिक ने नहीं दिया था। क्या मैं असली हूं, या कोई मुझे लिख रहा है, सोच रहा है, चला रहा है? फिर वह पहुंचती है बर्कली नाम की एक रहस्यमयी जगह पर। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह थी एक पुराना, शांत, पेड़ों से घिरा हुआ घर, और उस घर की दीवारों में छिपा था पूरा खेल, पूरा रहस्य, पूरी कहानी। यहीं वो उन दस्तावेजों और डायरी के पन्नों को पढ़ती है जो उसके अस्तित्व को उधेड़ना शुरू कर देते हैं। वहां लिखा है, सोफी रैन थ्रू द वुड्स, सोफी थॉट अबाउट बर्कली, सोफी लुक्ड अप एट द स्काई। वो जो पढ़ रही थी वो उसका अपना अनुभव था। कोई मेरी जिंदगी को पहले से लिख रहा है। और फिर आता है वह नाम, एल्बर्ट कनाग, मेजर, एक सैन्य अफसर जो लेबनान में तैनात है, और ये पूरी किताब अपनी बेटी हिल्डे के लिए लिख रहा है। हिल्डे के लिए एक दर्शन की किताब जिसमें सोफी सिर्फ एक पात्र है, यानी सोफी का घर, उसकी मां, उसके दर्शन के खत, बर्कली की सोच, सब कुछ एल्बर्ट कनाग की कलम से निकल रहा था। सोफी टूटने लगती है। अगर मैं सिर्फ एक कहानी हूं तो मेरे सवालों का कोई मतलब है? लेकिन फिर वह खुद से पूछती है, अगर मैं कल्पना हूं तो मैं इतना कुछ कैसे सोच सकती हूं? अगर मैं नकली हूं तो ये दर्द, ये जिज्ञासा, ये चेतना कहां से आई? और यहीं अध्याय का सबसे गहरा बिंदु आता है। क्या एक पात्र जिसे लेखक ने गढ़ा है अपने लेखक से आजादी पा सकता है? क्या वह कहानी से बाहर सोच सकता है? क्या एक विचार स्वयं को पहचान सकता है? दर्शन अब किताब से निकलकर एक आत्मदर्शन बन जाता है। यह अब प्लेटो, स्पिनोजा या बर्कली की बात नहीं है, यह सोफी की चेतना की बात है। एक ऐसी चेतना जो कहती है, तुमने मुझे गढ़ा, लेकिन अब मैं खुद को जानना चाहती हूं।
अध्याय का सार। ब्यर्कली वह जगह नहीं है जहां कहानी खत्म होती है, बल्कि जहां कहानी खुद को जानना शुरू करती है। अगर तुम्हारा अस्तित्व किसी और की कल्पना है, तो क्या तुम्हारे विचार भी उसके हैं, या कहीं उनमें तुम्हारी आत्मा बोल रही है? सोफी अब एक पाठक नहीं रही, वो अब एक विचार है जो अपने लेखक को चुनौती दे रहा है। और शायद हर इंसान कभी न कभी इसी मोड़ पर खड़ा होता है जहां वह सोचता है, मैं कौन हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी का लेखक हूं, या कोई और मेरी कहानी लिख रहा है? चैप्टर 33, द एनलाइटनमेंट। सोफी अब तक दुनिया की सोच का उत्थान और पतन देख चुकी थी। सुकरात की सड़कों से लेकर स्पिनोजा की आत्मा तक, बर्कली के सपनों से होते हुए अब वह उस मोड़ पर थी जहां विचार खुद को रोशनी कहते थे। एनलाइटनमेंट यानी बुद्धि का जागरण, लगभग 17वीं और 18वीं सदी। एक ऐसा युग जब पूरी दुनिया ने मिलकर कहा, अब डर कर नहीं, सोच कर जिएंगे। ये समय था जब लोगों ने चर्च से सवाल पूछे, ताज को चुनौती दी और खुद को एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में देखना शुरू किया। सोच के केंद्र में थी रीजन, तर्क। अगर कोई बात तर्क से सिद्ध नहीं हो सकती तो वह मानने लायक नहीं है। इस युग ने ज्ञान को केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं, अदालतों और इंसानी चेतना में तलाशना शुरू किया। कुछ मुख्य विचारक सामने आए। वोल्टेयर, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें उसे कहने की आजादी जरूर दूंगा। उसने चर्च के अत्याचारों, धार्मिक पाखंड और सत्ता के अन्याय के खिलाफ कलम चलाई। उसके लिए सत्य को बोलना ईश्वर की पूजा से ज्यादा पवित्र था। रूसो, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने कहा, समाज ने इंसान को तोड़ा है, उसकी मासूमियत छीनी है। अगर हम एक बेहतर समाज चाहते हैं तो हमें इंसान की प्राकृतिक अच्छाई को समझना होगा। मोंटेस्क्यू, एक ही व्यक्ति के पास सब अधिकार होना तानाशाही की जड़ है। उसने लोकतंत्र और सत्ता के विभाजन की नींव रखी। आज जिस 3 स्तंभ वाली सरकार की व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसकी सोच यही थी। दिदरो एनसाइक्लोपीडी। इन लोगों ने सारा ज्ञान एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया ताकि हर इंसान पढ़ सके, सोच सके, जान सके। ज्ञान को छुपाया नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया के सामने रखा जाएगा। द एनलाइटनमेंट सिर्फ एक बौद्धिक आंदोलन नहीं था, यह एक क्रांति थी जिसने फ्रांस में सामंतों को गिराया, अमेरिका में आजादी का घोष किया और पूरी दुनिया को सोचने की आजादी दी। एनलाइटनमेंट का आदर्श वाक्य था, सपेरे ओदे, साहस करो जानने का, यानी डर को छोड़ो, सोचो, तर्क करो और अपने अनुभव से सच्चाई तक पहुंचो। इस युग ने इंसान को यह आईना दिया, तुम कोई पापी आत्मा नहीं, तुम सोचने वाला स्वतंत्र प्राणी हो। और अगर तुम्हारे पास सवाल हैं तो तुम्हारे पास बदलाव लाने की ताकत भी है। अध्याय का सार। ज्ञानोदय वह समय था जब मनुष्य ने अंधकार को दोष देना बंद किया और अपने भीतर चिंगारी खोजी। यह वह समय था जब किताबें हथियार बनी, विचार क्रांति बने और सोच आजादी की पहली सांस। सोफी अब जान चुकी थी, दर्शन सिर्फ ये नहीं बताता कि हम क्या हैं, बल्कि ये पूछता है, तुम क्यों हो और तुम क्या हो सकते हो। और शायद यही एनलाइटनमेंट का असली अर्थ है। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें खुद जानने की आजादी चाहिए। चैप्टर 20, इमानुएल कांट। सोफी खामोश थी। वो अब तक ह्यूम को समझ चुकी थी, जिसने कहा था, हमें किसी भी चीज का निश्चित ज्ञान नहीं है, हम तो बस आदतों पर जीते हैं। ये सोच झकझोर देने वाली थी, लेकिन अब वो मिलती है उस इंसान से जिसने इस संदेह को गहराई से स्वीकार किया और फिर उसी से एक नया दर्शन जन्म दिया। उसका नाम था इमानुएल कांट। इमानुएल कांट। कांट की सोच एक बर्फीली, साफ नदी जैसी थी, गहरी, पारदर्शी और बेहद संयमित। वो रोज एक ही समय पर टहलने निकलता था, हर काम घड़ी देखकर करता था, लेकिन उसका दिमाग ब्रह्मांड से भी बड़ा था। कांट ने दर्शन का सबसे बड़ा सवाल उठाया, क्या हम वाकई दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वह है, या हम सिर्फ अपने मन के फिल्टर से देख रहे हैं? ह्यूम ने कहा था, हमें कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम कभी दिखाई नहीं देते, हम सिर्फ उन्हें साथ साथ होते देखकर मान लेते हैं। कांट इस बात से सहमत हुआ, लेकिन उसने कहा, तभी तो इसका मतलब है कि हमारे मन में कुछ ऐसे पूर्व संरचनात्मक ढांचे हैं जो दुनिया को एक तरीके से ढालते हैं। कांट ने समझाया, तुम जो कुछ भी अनुभव करते हो
वो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक विशेष संरचना से गुजरता है। इन संरचनाओं में प्रमुख हैं स्पेस, स्थान, टाइम, समय, कॉजेलिटी, कारणता। यानी समय और स्थान भी तथ्य नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभव को ढालने वाले सांचे हैं। कांट ने दुनिया को दो भागों में बांटा, नूमिनल वर्ल्ड, चीजें जैसी असल में हैं, फेनोमिनल वर्ल्ड, चीजें जैसी हम उन्हें अनुभव करते हैं। हम कभी भी चीजों को वैसा नहीं जान सकते जैसी वे वास्तव में हैं। हम बस अपने मन के चश्मे से उन्हें देख सकते हैं। और यहीं से कांट हमें देता है विनम्रता का पाठ। हम सोच सकते हैं, लेकिन सोच की सीमा भी जानना चाहिए। ज्ञान तभी तक उपयोगी है जब हम यह समझें कि क्या हम जान ही नहीं सकते। नैतिकता में कांट का योगदान। कांट कहता है, सच्चा नैतिक कर्म वह है जो तुम कर्तव्य समझकर करो, न कि डर, लाभ या भावना के कारण। और उसने दिया कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का सिद्धांत, तुम ऐसा ही काम करो जैसा तुम चाहते हो कि वह सभी लोग हर परिस्थिति में करें। जैसे अगर तुम झूठ बोलते हो तो सोचो, क्या दुनिया झूठ से चल सकती है? अगर तुम चोरी करते हो, क्या तुम चाहते हो कि चोरी को सब जायज माने? अगर नहीं, तो वह कर्म नैतिक नहीं है। अध्याय का सार। कांट ने हमें सिखाया कि सोचने की स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है सोचने की जिम्मेदारी। दुनिया को बदलने से पहले यह जानो कि तुम्हारा मन दुनिया को कैसे ढालता है। सोफी अब समझ चुकी थी कि दर्शन सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं देखता, बल्कि देखने की प्रक्रिया को खुद सवालों से गुजारता है। और शायद यही वजह थी कि कांट के बाद कोई भी दार्शनिक पहले जैसा नहीं रहा। चैप्टर 25, रोमांटिसिज्म। सोफी अब तक दुनिया को एक वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री और दर्शनशास्त्री की निगाह से देखती आ रही थी। उसने डिकार्ट से सोचना सीखा, लॉक से अनुभव समझा, ह्यूम से शक करना जाना और कांट से चेतना की सीमाओं को पहचाना। लेकिन अब वो उन शब्दों से थक चुकी थी जो सिर्फ दिमाग से निकलते थे। उसे जरूरत थी किसी ऐसी सोच की जो दिल से जन्म लेती है। और तभी उसने पाया रोमांटिसिज्म, एक ऐसा विचारधारा जो कहती थी, तुम मशीन नहीं हो, तुम सिर्फ तर्क करने वाले प्राणी नहीं हो, तुम महसूस करते हो, और वही तुम्हें इंसान बनाता है। रोमांटिसिज्म का युग आया था 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में। यह एनलाइटनमेंट के सीधे बाद आया। एक तरह का प्रतिरोध था उन विचारों के विरुद्ध जो केवल तर्क, गणित, विज्ञान और सिस्टम पर आधारित थे। रोमांटिक्स ने कहा, हम तर्क से थक चुके हैं, अब हमें कल्पना चाहिए, प्रकृति चाहिए, प्रेम चाहिए, दर्द चाहिए और सबसे ज्यादा आजादी चाहिए। यह आंदोलन सिर्फ दर्शन में नहीं, बल्कि कविता, संगीत, चित्रकला और राजनीति में भी फूटा। प्रमुख रोमांटिक थिंकर्स, जॉन जाक्स रूसो, एनलाइटनमेंट से रोमांटिसिज्म की कड़ी। सभ्यता ने मनुष्य को बिगाड़ा है, सच्चा इंसान वो है जो प्रकृति के करीब है। वर्ड्सवर्थ कोलरिज, कवि। एक फूल की पंखुड़ी में, एक सुबह की धूप में, एक अकेली तितली के उड़ने में सारा ब्रह्मांड छुपा है। ग्योथे, जर्मन लेखक जिनकी काव्यात्मा रोमांटिसिज्म का आधार बनी, उनका पात्र फाउस्ट कहता है, मैं सब जानना चाहता हूं, लेकिन ज्ञान नहीं, अनुभव के जरिए। रोमांटिसिज्म ने कहा, हर इंसान के भीतर एक अनोखा ब्रह्मांड है और हर आत्मा की यात्रा अलग है। कला, प्रेम, दुख, सौंदर्य, पागलपन, ये सब ज्ञान के तरीके हैं, न कि कमजोरी। रोमांटिक्स के लिए प्रकृति शो शिक्षक, दर्द शो गहराई, प्रेम शो मुक्ति सपना, शो सच्चाई से बड़ा कला, शो आत्मा की भाषा। इस युग में इंसान को फिर से एक रहस्य की तरह देखा गया। तुम कोई समस्या नहीं हो जिसे हल किया जाए, तुम एक कविता हो जिसे महसूस किया जाना चाहिए। रोमांटिसिज्म एक पुल है दर्शन और साहित्य के बीच, विज्ञान और भावुकता के बीच, बुद्धि और आत्मा के बीच। ये कहता है, तुम्हारा दिल भी सोचता है और कभी कभी वो दिमाग से ज्यादा सच्चा होता है। अध्याय का सार। रोमांटिसिज्म ने हमें सिखाया कि सिर्फ जानना काफी नहीं, महसूस करना भी जरूरी है। जब दिमाग शोर करे तो दिल की खामोशी को सुनो। सोफी अब अपने कमरे से बाहर निकली। उसने आसमान की तरफ देखा, हवा को छुआ और एक पल को कुछ नहीं सोचा, सिर्फ महसूस किया। और शायद वही था उसका पहला रोमांटिक क्षण। चैप्टर 26, ग्योर्ग विल्हेल्म फ्रीडरिक हेगल। सोफी अब तक कई महान विचारकों से मिल चुकी थी। डिकार्ट की स्पष्टता, कांट की जटिलता और रोमांटिसिज्म की भावनात्मक गहराई। लेकिन अब
वो मिल रही थी एक ऐसे विचारक से जिसकी सोच सीधी नहीं थी बल्कि गोल थी, क्योंकि हेगल का दर्शन रेखीय नहीं था बल्कि एक घूर्णन था, एक घूर्णशील गति। हर विचार अपने विरोध से टकराता है और फिर दोनों से एक नया विचार जन्म लेता है, यानी थीसिस प्लस एंटीथीसिस और सिंथेसिस। इसे कहते हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस, विरोधी विचारों की टकराहट से विकास। उदाहरण, कोई कहता है मानव स्वभाव अच्छा है, थीसिस। कोई कहता है मानव स्वभाव बुरा है, एंटीथीसिस। और फिर आता है एक नया विचार, मानव स्वभाव अच्छा बुरा दोनों है, पर उसे समाज दिशा देता है, सिंथेसिस। यह सिंथेसिस फिर किसी और टकराव से गुजरेगी और विकास चलता रहेगा। हेगल ने कहा, सच्चाई कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, वह बनती है, बदलती है, आगे बढ़ती है। हर युग की सोच अगले युग की सीढ़ी बनती है, और इसलिए हेगल के लिए इतिहास ही दर्शन है। इतिहास ईश्वर की आत्मा है जो समय के भीतर प्रकट हो रही है। हर युद्ध, हर क्रांति, हर आंदोलन, हर कविता विचारों के संघर्ष की अभिव्यक्ति है। हेगल ने कांट के दर्शन को आधार बनाकर कहा, हम चीजों को जैसे देखते हैं वह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। लेकिन साथ ही उसने ये भी जोड़ा, हमारा सोचना भी समाज, समय और संस्कृति से गढ़ा जाता है। अब दर्शन एक व्यक्ति की सोच नहीं रहा बल्कि समाज की चेतना बन चुका था। व्यक्ति अकेला सत्य नहीं है, समाज के भीतर ही उसकी वास्तविकता है। हेगल के अनुसार फ्रीडम, स्वतंत्रता, खाक्स, आत्मज्ञान, रियलिटी, वास्तविकता, आर्च, प्रक्रिया, गति, परिवर्तन, गॉड, ईश्वर, और वह शक्ति जो इतिहास के माध्यम से खुद को प्रकट कर रही है। यही कारण है कि हेगल का दर्शन क्रांति का बीज बन गया। मार्क्स, किरकेगार्ड, नीत्शे सब हेगल की छाया में खड़े थे, चाहे उन्होंने उसे अपनाया या उससे विद्रोह किया। अध्याय का सार। हेगल ने कहा कि दुनिया को मत देखो जैसे वो आज है, देखो जैसे वो बन रही है। हर विचार, हर विरोध, हर संघर्ष विकास की अनिवार्य सीढ़ी है। सोफी अब समझ चुकी थी, सच्चाई कभी पूरी नहीं होती, वो तो हर दिन बनती है, हर टकराव में निखरती है और हर विचार में फिर से जन्म लेती है। चैप्टर 27, सोरेन किरकेगार्ड। सोफी अब तक दर्शन को एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की तरह देखती रही थी। हर विचार एक पत्थर, हर सिद्धांत एक सीढ़ी। लेकिन अब वो एक अंधेरी घाटी में उतर रही थी, जहां बाहर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ भीतर से एक आवाज आती है, तुम कौन हो? किरकेगार्ड के लिए दर्शन कोई किताब नहीं था, वो एक चीख थी, एक ऐसा सवाल जो दिल की खामोशी में उठता है। क्या मैं जी रहा हूं या बस दुनिया को दिखा रहा हूं कि मैं जिंदा हूं? सोरेन किरकेगार्ड, 1813-1875। डेनमार्क का एक अकेला, गुमनाम, गहरे दुखों में डूबा लेखक, जिसने अपने जीवन में कभी कोई दर्शन शास्त्र का स्कूल नहीं चलाया, न किसी क्रांति का हिस्सा बना, लेकिन आज उसे कहते हैं पहला अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियलिस्ट। किरकेगार्ड ने तर्क को चुनौती नहीं दी, बल्कि तर्क से कहा, तू सच को समझ नहीं सकता, क्योंकि सच तो इंसान की आत्मा में जलता है और वहां तर्क नहीं पहुंचता। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल था, व्यक्ति, इंडिविजुअल कौन है? कंट, हेगल, डेकार्ट सबने मनुष्य को समूह, प्रकार या प्रक्रिया में बांटा, लेकिन किरकेगार्ड ने कहा, तुम कोई सिद्धांत नहीं हो, तुम एक जिंदा, डरता हुआ, प्रेम करता हुआ व्यक्ति हो। 3 स्तर किरकेगार्ड के अनुसार जिन पर इंसान जीता है। 1. एस्थेटिक स्टेज, सौंदर्य का स्तर। यहां इंसान सिर्फ आनंद, मजा, अनुभव के पीछे भागता है। जीवन एक खेल लगता है, लेकिन जल्द ही उब, अकेलापन और डर शुरू होता है। 2. एथिकल स्टेज, नैतिक स्तर। अब व्यक्ति अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है, वो कर्तव्य, सच, ईमानदारी की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं अर्थ की तलाश बाकी रहती है। 3. रिलीजियस स्टेज, आध्यात्मिक स्तर, जहां इंसान सब कुछ छोड़कर ईश्वर की ओर छलांग लगाता है। लीप ऑफ फेथ, ये वो जगह है जहां तर्क काम नहीं करता, बस आस्था काम करती है। किरकेगार्ड ने अब्राहम और इसहाक की बाइबल कथा को उदाहरण बनाया। एक पिता ईश्वर के कहने पर अपने बेटे की बलि देने चला जाता है, बिना सवाल, बिना तर्क, सिर्फ आस्था के साथ। किरकेगार्ड ने कहा, यही है सच्चा धर्म, जब तुम उस चीज को चुनते हो जो तर्क से परे है लेकिन आत्मा से सही लगता है। वो खुद भी एक ऐसा इंसान था जिसने अपने जीवन के प्रेम, रिजीन ओल्सन,
को छोड़ दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका जीवन लोगों को सत्य की ओर धकेलने के लिए एक बलिदान बन चुका है। कीरकेगार्ड हमें आईना दिखाता है। तुमने दूसरों की नजरों में खुद को गढ़ लिया है, लेकिन क्या तुमने कभी अकेले अपने भीतर जाकर देखा कि तुम कौन हो? अध्याय का सार। कीरकेगार्ड ने हमें सिखाया कि दर्शन शास्त्र कोई मानसिक कसरत नहीं, बल्कि आत्मिक निर्णय है। तर्क एक सीमा तक तुम्हें ले जा सकता है, उसके बाद तुम्हें छलांग लगानी पड़ती है, एक विश्वास की छलांग। अब सोफी समझ चुकी थी। शायद मैं किताबी ज्ञान से आगे बढ़ चुकी हूं। अब मुझे खुद को ईमानदारी से जीना है, और कीरकेगार्ड की तरह हर इंसान को कभी न कभी अकेले खड़ा होना ही पड़ता है, बिना तर्क, बिना सहारा, सिर्फ अपने भीतर के ईश्वर के साथ। चैप्टर 28। कार्ल मार्क्स। सोफी अब तक आत्मा, ईश्वर, नैतिकता और अस्तित्व को समझ चुकी थी। कीरकेगार्ड ने उसे बताया था कि इंसान को खुद में उतरना चाहिए, लेकिन अब वह मिल रही थी ऐसे व्यक्ति से जिसने कहा, तुम्हारे दुख की जड़ सिर्फ भीतर नहीं बल्कि बाहर की व्यवस्था में है। कार्ल मार्क्स 1818-1843। एक ऐसा दार्शनिक जो दाढ़ी वाला बूढ़ा विद्वान नहीं था, बल्कि एक ज्वालामुखी था जो अन्याय, वर्गभेद और शोषण के खिलाफ फट पड़ा। मार्क्स का मूल दृष्टिकोण, तुम जो सोचते हो वो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है। यानी अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे सपने अलग होंगे, अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारा नैतिक मूल्य अलग होगा। इसलिए विचार, धर्म, नैतिकता, दर्शन, ये सब सिर्फ वर्गीय संरचनाओं की छाया है। मार्क्स ने कहा, इतिहास कोई आदर्शवादी कथा नहीं, बल्कि यह वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की कहानी है। हर युग में दो वर्ग रहे हैं, शोषक, द रूलिंग क्लास, जिनके पास संसाधन है, जमीन, पैसा, उद्योग। शोषित, द वर्किंग क्लास, प्रोलेटेरिएट, जो अपना श्रम बेचते हैं, और ये दोनों कभी एक साथ शांत नहीं रह सकते। एक दिन ये टकराएंगे और तब क्रांति होगी। मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। विचार दुनिया को नहीं चलाते, दुनिया की भौतिक परिस्थितियां विचारों को जन्म देती हैं। जैसे पुराने समय में जब खेती मुख्य थी तब समाज सामंती था, लेकिन जब उद्योग आए तब पूंजीवाद, कैपिटलिज्म शुरू हुआ। और अब समय है पूंजीवाद के पतन का और समाजवाद के उदय का। हेगल की डायलेक्टिक्स मार्क्स की रीढ़ थी, लेकिन उसने विचारों की जगह आर्थिक शक्तियों को रखा। थीसिस, कैपिटलिज्म, प्लस एंटीथेसिस, वर्किंग क्लास, सिंथेसिस, कम्युनिज्म। मार्क्स ने चेतावनी दी थी, पूंजीवाद खुद की कब्र खुद ही खोद रहा है। ये कुछ लोगों के हाथ में साधन केंद्रित करता है और बहुसंख्यक को वंचित करता है। एक दिन वंचित उठेंगे और पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। फिर आएगा संपत्ति विहीन समाज, जहां कोई मालिक नहीं होगा, कोई मजदूर नहीं होगा, सब बराबरी से उत्पादन करेंगे और सबको उनकी जरूरत के हिसाब से मिलेगा। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मार्क्स का प्रभाव सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने राजनीति, समाज, क्रांति, युद्ध और सभ्यता की धारा बदल दी। रूस, चीन, क्यूबा, पूरी दुनिया उसकी सोच से कांप गई। अध्याय का सार। मार्क्स ने कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसे हो नहीं, बल्कि जैसा जीने पर मजबूर किए गए हो वैसा सोचते हो। अगर दुनिया को बदलना है तो किताब नहीं, इंसान का श्रम, सत्ता और स्वामित्व बदलना होगा। सोफी अब समझ चुकी थी कि विचार सिर्फ मस्तिष्क का खेल नहीं, बल्कि रोटी, श्रम और बराबरी का सवाल भी हो सकता है। और जब सोच जमीन से जुड़ती है तब दर्शन क्रांति बनता है। चैप्टर 29। चार्ल्स डार्विन। सोफी एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थीं, और उसकी सोच भी वैसी ही धीरे धीरे किसी बहुत पुराने भ्रम को गिरने दे रही थी। मैं कहां से आई हूं? क्या मैं कुछ खास हूं, या बस एक और जैविक घटना? और तभी उसे एक नाम सुनाई देता है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, एक प्रकृतिविद, एक यात्री, एक अवलोकनकर्ता, जिसने कहा, मनुष्य ईश्वर की सीधी रचना नहीं, वो प्राकृतिक चयन का परिणाम है। डार्विन की यात्रा शुरू हुई HMS बीगल नामक जहाज पर, एक 5 साल लंबी यात्रा, जहां उसने दुनिया के कोनों कोनों में पक्षियों, पौधों, कीड़ों और चट्टानों को देखा। लेकिन जब वो गैलापागोस द्वीप पहुंचा तब उसे ऐसा कुछ दिखा जिसने पूरी मानव सभ्यता की सोच को उलट दिया। डार्विन ने देखा
द्वीप द्वीप पर पक्षियों की चोंच अलग थी, उनका आकार, भोजन, जीवन शैली सब भिन्न। फिर उसने पूछा, अगर ये एक ही प्रजाति के पक्षी हैं तो ये इतने अलग कैसे हो गए? और यहीं से जन्म हुआ एवोल्यूशन के सिद्धांत का। डार्विन का मूल सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। प्रकृति उन जीवों को चुनती है जो अपने पर्यावरण में सबसे बेहतर ढल सकते हैं, जो अनुकूलित होते हैं, बचते हैं, जो नहीं हो पाते मिट जाते हैं, और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी नई प्रजातियां बनती हैं और पुरानी विलुप्त हो जाती हैं। फिर डार्विन ने एक और साहसी बात कही, मनुष्य भी उसी प्रक्रिया से गुजरा है। हम बंदरों से नहीं आए, हम और बंदर एक ही पूर्वज से आए हैं। ये बात धर्म के लिए झटका थी, जो कहता था मनुष्य ईश्वर की सबसे खास रचना है। डार्विन ने कह दिया, नहीं, तुम कोई खास नहीं, तुम भी एक विकसित जानवर हो, बाकी जानवरों की तरह। इवोल्यूशन ने हमें सिखाया कि हर जीव जैविक संघर्ष से गुजर रहा है। जीवन स्थिर नहीं, विकासशील है। इंसान प्रकृति का हिस्सा है, मालिक नहीं। डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जब छपी तो दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक ओर वैज्ञानिक तर्कवादी लोग जिन्होंने कहा अब सच्चाई सामने है, दूसरी ओर धार्मिक लोग जिन्होंने कहा यह ईश्वर का अपमान है। अध्याय का सार। डार्विन ने इंसान को आकाश से नहीं गिराया, बल्कि उसे धरती पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो तो तारों में नहीं, मिट्टी, हड्डियों और जीन में देखो। सोफी अब समझ चुकी थी, मैं कोई परी कथा की नायिका नहीं, बल्कि अरबों सालों की जैविक प्रक्रिया का परिणाम हूं। मुझे ये जानकर दुख नहीं, बल्कि गर्व है कि मैं भी इस जीवन की विशाल कहानी में एक छोटा सा अध्याय हूं। चैप्टर 23, सिगमुंड फ्रॉइड। सोफी अब तक खुद को एक शरीर, एक सोचने वाली आत्मा या एक जैविक घटना मानती आ रही थी। डार्विन ने उसे बताया था कि वह भी एक जानवर है, लेकिन अब वो मिल रही थी एक ऐसे व्यक्ति से जिसने कहा, तुम्हारे भीतर एक जंगल है जिसे तुम खुद नहीं जानते। सिगमुंड फ्रॉइड 1856-1929 एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट जिसे माना जाता है मनोविज्ञान का जनक। उसने इंसान को उसके भीतर की छाया से मिलवाया, जिसे आज हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। फ्रॉइड का सबसे गहरा सवाल, क्या वाकई हम अपनी सोच के मालिक हैं या कोई और शक्ति हमारे भीतर से हमें चला रही है? उसने इंसान के मन को 3 हिस्सों में बांटा। 1. आईडी, अहम, इच्छाओं का केंद्र। यह तुम्हारा जानवर जैसा हिस्सा है, बिना तर्क, बिना नैतिकता, सिर्फ चाहता है खाना दो। अब गुस्सा आता है, अब मुझे प्यार चाहिए। यह सिर्फ प्लेजर चाहता है, मैं जो चाहता हूं वो अभी चाहिए। 2. ईगो, इस्टेसेवा, निर्णय लेने वाला हिस्सा। यह तुम्हारा वास्तविक मैं है। यह आईडी की इच्छाओं और समाज की सीमाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह कहता है, तुम चाहो तो सही, लेकिन पहले सोचो। ईगो ही इंसान को तर्कशील और सामाजिक प्राणी बनाता है। 3. सुपर ईगो, अतिअहम, नैतिकता का प्रहरी। यह तुम्हारे भीतर का संस्कार, धर्म, माँ बाप की आवाज, समाज की अपेक्षाएं हैं। यह कहता है, ये मत करो, ये पाप है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह हमेशा आदर्श बनने का दबाव डालता है। और अब सोचिए, जब आईडी कहता है मुझे ये चाहिए और सुपर ईगो कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो अंदर पैदा होता है तनाव, द्वंद्व, घुटन और कभी कभी बीमारी। फ्रॉइड का मानना था हमारे सपने, भूलें, मजाक, क्रोध सब हमारे अवचेतन मन की खिड़कियां हैं। जब तुम किसी का नाम भूल जाते हो, वो यूं ही नहीं होता। जब तुम सपना देखते हो कि तुम गिर रहे हो, वो कोई संकेत है। हर चीज के पीछे मन का एक दबा हुआ सच होता है। उसका सबसे प्रसिद्ध विचार रिप्रेशन, दमन। हम बचपन में कई अनुभवों, इच्छाओं और भावनाओं को दबा देते हैं क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। लेकिन वे भावनाएं मरती नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी रहती हैं और कभी कभी बीमारी, डर या व्यवहार में बाहर आ जाती हैं। और इसलिए फ्रॉइड ने जन्म दिया साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। वह रोगी से बातें करवाता था, सपनों का विश्लेषण करता था और उसे उसके भीतर छिपे दर्द से मुक्त करता था। फ्रॉइड के अनुसार इंसान केवल तर्कशील प्राणी नहीं है, बल्कि भावनात्मक, अधूरा और द्वंद्व में फंसा हुआ जीव है। और जब तक हम अपने भीतर के जंगल को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। अध्याय का सार। फ्रॉइड ने इंसान को आईने में नहीं,
उसकी परछाई में झांकना सिखाया। हम अपनी चेतना से जितना भी भागें, हमारा अवचेतन हमें हर मोड़ पर पकड़ लेता है। अब सोफी समझ चुकी थी, मैं वो नहीं जो मैं सोचती हूं, बल्कि शायद वो भी हूं जो मैं नहीं जानती कि मैं हूं। उसने आंखें बंद की और पहली बार भीतर की आवाजों को सुना। चैप्टर 31 आवर ओन टाइम। अब तक सोफी ने सुकरात से सवाल करना सीखा, प्लेटो से कल्पना, अरस्तु से तर्क, डेस्कार्ट से सोचने का साहस, स्पिनोजा से एकता, कांट से विवेक, ह्यूम से संदेह, डार्विन से आत्मसत्य, मार्क्स से विद्रोह और फ्राइड से भीतर का अंधेरा देखना सीखा। लेकिन अब कहानी पूरी नहीं होती बल्कि शुरू होती है। अब समय है वर्तमान का, जहां परमाणु अस्त्र हैं और भूख भी, इंटरनेट है और अलगाव भी, आजादी है और भ्रम भी, विकल्प हैं और उलझने भी। ये अब किसी सुकरात या मार्क्स की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां हर जानकारी एक क्लिक पर है, लेकिन बुद्धि और विवेक अब भी खोजने की चीज है। इसलिए हमें जरूरत है नए सवालों की, नए उत्तरों की और सबसे ज्यादा ईमानदार आत्मनिरीक्षण की। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या ईश्वर है, क्या आत्मा अमर है, बल्कि आज के सवाल हैं, क्या हम इंसानियत को बचा पाएंगे? क्या तकनीक के युग में हम आत्मा की आवाज सुन पा रहे हैं? क्या हमारी सोच स्वतंत्र है या आज भी हम किसी सूचना के सिस्टम द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? आवर ओन टाइम हमें दर्शन का एक उपहार देता है। हर विचार एक कहानी था, लेकिन अब तुम खुद एक विचार हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा मौन, तुम्हारा प्रेम, यही भविष्य के दर्शन का आधार है। यह अध्याय हमें चुनौती देता है। क्या तुम अब भी बस किताब पढ़ोगे या अपने समय के सुकरात बनोगे? अध्याय का सार। अब दर्शन तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, वो तुम्हारे भीतर बैठा है और पूछ रहा है, क्या तुम जागे हो? इस पूरी यात्रा के बाद अगर तुमने सिर्फ पढ़ा है तो सब अधूरा है, लेकिन अगर तुमने कुछ महसूस किया है तो यही असली शुरुआत है। सोफी अब सिर्फ पात्र नहीं रही, वो एक प्रतीक बन चुकी है। हर उस इंसान का जो कभी किताब उठाकर सोचने बैठा था और फिर खुद को खोजने निकल पड़ा। आप भी वही हैं। आप ये पढ़ते पढ़ते सिर्फ श्रोता नहीं रहे, आप भी सफर का हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, तुम कौन हो और अब तुम क्या करोगे? चैप्टर 30 द गार्डन पार्टी। बगीचे में सब कुछ सुंदर है। तितलियां उड़ रही हैं, कुर्सियां सजी हुई हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं और एक उत्सव सा माहौल है। लेकिन इस उत्सव में एक अजीब बेचैनी है, क्योंकि यह कोई साधारण पार्टी नहीं बल्कि सोफी की दुनिया का विद्रोह है। सोफी जान चुकी है कि वह एल्बर्ट क्नाग नाम के व्यक्ति की कल्पना है, उसकी बेटी हिल्डे के लिए बनाई गई एक शिक्षाप्रद कथा। लेकिन अब वो सिर्फ पढ़ाया जाना नहीं चाहती, वो स्वतंत्र होना चाहती है। मैं कोई पेज नंबर नहीं हूं, मैं अब अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हूं। यह अध्याय अब दर्शन नहीं बल्कि मेटाफिक्शन बन जाता है, जहां पात्र अपने लेखक से सवाल पूछते हैं। सोफी, अल्बर्टो और बाकी सारे पात्र एक अदृश्य जेल में हैं। वे जानते हैं कि वो जो भी सोचते हैं एल्बर्ट क्नाग ने पहले से लिख रखा है। वो जो भी बोलते हैं हिल्डे उन्हें पढ़ रही है। हमारा हर क्षण किसी और के दिमाग में पूर्व निर्धारित है। गार्डन पार्टी अब एक प्रतीक बन जाती है, कल्पना की दुनिया से आजादी का। सोफी और अल्बर्टो छिपते हैं, भागते हैं ताकि किताब के पन्नों को पार कर सकें। और फिर होता है सबसे रहस्यमयी मोड़। वे धीरे धीरे अपनी कल्पना से बाहर निकलते हैं। वे दुनिया की चीजों को ऐसे छूते हैं जैसे कोई सपने से जागने की कोशिश कर रहा हो। वे आवाज देते हैं हिल्डे को, क्नाग को, पाठक को, यानी हमें। उनका सवाल है, अगर हम काल्पनिक हैं तो क्या हम तुम्हारे विचारों में बंद रहेंगे या क्या तुम हमें वास्तव में सोच पाओगे? क्या कोई कल्पना इतनी गहरी हो सकती है कि वो खुद चेतन हो जाए? यह अध्याय कल्पना और चेतना के बीच का युद्ध है। एक लेखक है जो कहता है, ये सब मेरी रचना है, लेकिन पात्र कहते हैं, अगर हम महसूस कर सकते हैं तो क्या हम भी असली नहीं? और यहीं दर्शन का अंतिम प्रश्न उठता है, क्या सोचने भर से कुछ अस्तित्व में आ सकता है? अगर हम किसी पात्र से सहानुभूति रखते हैं, अगर वो हमारे सपनों में आ जाए, अगर हम उसे याद करने लगें, तो क्या वह कल्पना रह जाता है या वो भी हमारी सच्चाई का हिस्सा बन जाता है?
अध्याय का सार। द गार्डन पार्टी वह क्षण है जब एक काल्पनिक पात्र अपने लेखक से कहता है, अब मुझे पन्नों से बाहर आने दो। ये दर्शन नहीं, चेतना की आजादी का अंतिम विद्रोह है। सोफी अब सिर्फ एक किताब की बच्ची नहीं रही, वो हर उस सोच का प्रतीक बन चुकी है जो कभी किसी किताब के भीतर पैदा हुई, लेकिन उसके बाहर जीने की ख्वाहिश लेकर बड़ी हुई। और सवाल अब ये नहीं कि क्या सोफी असली है, बल्कि ये है, क्या हम सोचते समय उसे सच में महसूस करते हैं। चैप्टर 30, काउंटर पॉइंट। अब तक की पूरी किताब सोफी और हिल्डे, अल्बर्टो और अल्बर्ट, विचार और कल्पना, ईश्वर और अवचेतन, अब सब कुछ एक साथ बजने लगा है, जैसे कोई संगीत रचना जिसमें हर स्वर अलग है लेकिन फिर भी एक गहराई में एकता है। काउंटर पॉइंट वह स्थान है जहां कल्पना और यथार्थ, पाठक और पात्र, लेखक और विचार, इन सब की सीमाएं मिट जाती हैं। यहां सोफी अब भी उस असली दुनिया की खोज में है जिसमें वह खुद को सच साबित कर सके, और हिल्डे जो जानती है कि सोफी एक काल्पनिक पात्र है, फिर भी वो उसे महसूस करती है, उससे प्रेम करती है। क्या कोई सिर्फ इसलिए झूठा हो सकता है क्योंकि वो कल्पना में जन्मा है, या क्या कल्पना की भी अपनी एक सच्चाई होती है? यह अध्याय हमें दर्शन का मूल रूप याद दिलाता है। कोई भी उत्तर अंतिम नहीं है, हर उत्तर के पीछे एक और सवाल छिपा होता है। काउंटर पॉइंट, टार्जे बहुस्वरता। यहां फ्रायड की अवचेतन शक्ति भी है, डार्विन का जैविक संघर्ष भी, मार्क्स का क्रांति भरा आक्रोश भी, और कियरकेगार्ड की आत्मा की चीख भी। लेकिन कोई एक स्वर बाकी को दबाता नहीं, वे सब मिलकर तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। यह अध्याय कहता है, तुम्हारे भीतर सुकरात है जो सवाल करता है, तुम्हारे भीतर कांट है जो विवेक मांगता है, तुम्हारे भीतर मार्क्स है जो व्यवस्था से टकराता है, और तुम्हारे भीतर सोफी भी है जो जानना चाहती है, क्या मैं असली हूं? अध्याय का सार। काउंटर पॉइंट वह समापन है जहां हर विचार, हर पात्र, हर स्वर अपने अपने तरीके से तुम्हारे भीतर गूंजता है। यह न कोई निष्कर्ष है, न समाधान, ये एक आमंत्रण है सोचते रहने का। सोफी अब हवा में घुल रही है, हिल्डे की किताब से बाहर। हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और हमारी चेतना में प्रवेश कर चुकी है, और अब वही पूछती है, क्या तुम मुझे पढ़कर भूल जाओगे या मेरे सवालों को अपने भीतर जियोगे? चैप्टर 24, हिल्डे। पूरी कहानी में हिल्डे सिर्फ एक नाम थी, एक लड़की जिसके लिए उसके पिता एल्बर्ट क्नाग सोफी की दर्शन से भरी किताब लिख रहा था। वह शुरुआत में एक पाठक है, धीरे धीरे वह चौंकती है, फिर प्रभावित होती है, और अंत में वह खुद जाग जाती है। हिल्डे की जागृति, एम, हमारी जागृति। हिल्डे जब सोफी की यात्रा को पढ़ती है तो उसे लगता है, ये सब मैं भी महसूस कर रही हूं। वो जानती है कि सोफी कल्पना है, लेकिन उसका संघर्ष, सवाल, जिज्ञासा सब उसके खुद के जैसे हैं। और यहीं वो सवाल उठता है, क्या सोफी सच है या क्या मैं ही सोफी हूं? हिल्डे अब सिर्फ अपने पिता की बेटी नहीं, बल्कि दार्शनिक चेतना की उत्तराधिकारी बन चुकी है। वो अपने पिता, एक सैन्य अफसर, से सवाल पूछती है, तुमने एक ऐसी लड़की की रचना की जिसने सोचना शुरू कर दिया, और अब तुम उसे पन्नों में बंद रखना चाहते हो? हिल्डे अब सिर्फ कहानी की पाठक नहीं, वो संपूर्ण दर्शन की परीक्षा है। क्या एक विचार स्वतंत्र हो सकता है? क्या एक पात्र अपने लेखक से सवाल कर सकता है? क्या एक कल्पना अगर महसूस की जाए तो वो भी हकीकत बन सकती है? हिल्डे के माध्यम से लेखक जोस्टाइन गार्दर खुद हमसे कहता है, मैंने ये कहानी नहीं सिर्फ हिल्डे के लिए लिखी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए लिखी जो खुद से एक दिन पूछता है, क्या मैं सिर्फ किसी और की योजना हूं या मैं खुद को चुन सकता हूं? अध्याय का सार। हिल्डे वह क्षण है जब पाठक और पात्र के बीच की दीवार गिर जाती है। वह हमें बताती है कि किताब खत्म हो सकती है, लेकिन विचार की यात्रा कभी नहीं। और अब जब आप सोफीज वर्ल्ड की आखिरी पंक्तियां पढ़ चुके हैं, तो सवाल यह नहीं रह जाता कि सोफी असली थी या कल्पना, बल्कि अब सवाल यह है, क्या तुम अब भी सिर्फ पढ़ रहे हो या अब सोच रहे हो? हिल्डे अब हमारे भीतर बस चुकी है। वो हमें याद दिलाती है, एक किताब किसी को बदल नहीं सकती, लेकिन अगर वो सही समय पर पढ़ी जाए तो एक नई आत्मा जन्म ले सकती है। चैप्टर 30, द बिग बैंग। सोफी ने अब तक सब कुछ देखा था, तर्क का जन्म, आत्मा की खोज, क्रांति की आग और अवचेतन की गहराई। लेकिन अब वह उस मोड़ पर खड़ी थी जहां कोई दार्शनिक नहीं था, सिर्फ एक शून्य था। एक ऐसा शून्य जहां ना समय था, न स्थान, न पदार्थ, न ऊर्जा,
और फिर एक धमाका हुआ, और इस क्षण को हम कहते हैं द बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ नहीं से सब कुछ बना एक अत्यधिक गर्म घना बिंदु, और फिर विस्तार, ठंडक और ब्रह्मांड का निर्माण। विज्ञान कहता है सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम बने, फिर तारें, फिर आकाशगंगाएं, फिर ग्रह, फिर जीवन और अंततः इंसान। लेकिन दर्शन अब पूछता है, क्या यह सब बस संयोग था, या क्या कोई उद्देश्य भी था? क्या बिग बैंग एक निराकार ईश्वर का स्पंदन था, या बस एक भौतिक दुर्घटना? अब सवाल ईश्वर पर नहीं, बल्कि हमारी समझ की सीमा पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जिन परमाणुओं से बने हैं वे किसी सितारे की राख हैं। यानी हम सिर्फ पृथ्वी से नहीं आए, हम ब्रह्मांड से आए हैं। द बिग बैंग हमें याद दिलाता है हम अकेले नहीं हैं, हम विशेष भी नहीं हैं, लेकिन हम उस महान यात्रा के बच्चे हैं जो एक धमाके से शुरू हुई थी। और अब दर्शन सवाल करता है, अगर सब कुछ उसी बिग बैंग से शुरू हुआ है, तो क्या हमारे विचार, हमारे प्रेम, हमारी चेतना भी उसी का हिस्सा है? क्या हमारी आत्मा भी किसी तारे के टूटे हुए हिस्से से बनी है? क्या तुम्हारे आंसू कभी किसी प्राचीन तारे की धूप रहे होंगे? अध्याय का सार, द बिग बैंग ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, और शायद उसी क्षण हमारे भीतर सवाल करने की आग भी रख दी। हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं, और हमारी सोच उसकी सबसे चमकीली परछाई। सोफी अब आसमान की ओर नहीं देख रही थी, बल्कि अपने भीतर की आकाश गंगा को महसूस कर रही थी। मैं कोई साधारण जीव नहीं, मैं एक प्राचीन विस्फोट की धड़कन हूं, एक चेतना जो अब खुद से पूछ रही है, मैं क्यों हूं? तो अब जब आखिरी पन्ना पलट चुका है, जब सोफी की आवाज एक हल्की गूंज बनकर हमारे भीतर कहीं गुम हो रही है, तब सवाल ये नहीं है कि सोफी असली थी या कल्पना, बल्कि सवाल ये है, क्या तुमने उसके सवालों को महसूस किया? क्या तुमने कभी यूं खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मैं इस ब्रह्मांड में कहां से आया? क्या मेरा कोई अर्थ है, या मैं भी बस एक विचार हूं, किसी और के सोच में बसा हुआ?